सो हाय हेलो नमस्कार, मेरा नाम खुशवंत फतनानी है और आप इस वक्त देख रहे हैं फिजिक्स विद फतनानी। शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। हमारे साथ हैं इस वक्त क्लास 11th के स्टूडेंट्स जो जे और नीट की तैयारी कर रहे हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। ये रहा आज का पहला सवाल। जब तक जनता जनार्दन पहुंचे तब तक कुछ क्वेश्चंस बनाते हैं। जो यहाँ पर आपके सामने क्वेश्चन है, इसका बेसिस वही है जो हमने पढ़ लिया है। तो लेट अस सी इफ यू ऑल आर एबल टू क्रैक दिस। कल जो लोग किसी कारणवश जल्दी निकल गए थे, मैंने कुछ नए क्वेश्चंस भी कराए थे, तो आप लोग को क्वेश्चन क्लास नोट से देख लेना और जो डाउट्स हो मुझसे पूछ लेना। ठीक है, हम चैप्टर देख रहे हैं ग्रेविटेशन। और ये रहा सवाल आपके सामने। क्वेश्चन में ना हमने क्या कहा कि अभी तक क्या होता था, ग्रेविटेशन में रेडियस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता था ग्रेविटेशनल फोर्स। मैंने एक दिन कहा कि मैं एक नया ब्रह्मांड रचाना चाहता हूँ। क्या करना चाहता हूँ? एक नया ब्रह्मांड बनाना चाहता हूँ जहाँ पे फिजिक्स के लॉज वो नहीं होंगे जो यहाँ इस यूनिवर्स में है। कुछ नए फिजिक्स के लॉज होंगे। तो उस नए यूनिवर्स में लेट्स से एक पैरेलल यूनिवर्स है, ठीक है, वहां पे कुछ नए फिजिक्स के लॉज हैं। और हमारे इस यूनिवर्स में ऐसा ही एक लॉ है जो कि कहता है कि आपके इस नए यूनिवर्स में जो हमने बनाया है, राइट, इन द न्यू पैरेलल यूनिवर्स वी हैव बिल्ट फॉर आवरसेल्व्स, हमने कहा कि अगर आर डिस्टेंस है दो बॉडीज के सेंटर्स के बीच में, तो अब यहाँ पर जो फोर्स है ना, वो एक खास नंबर के आर के पावर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ऐसा कह दिया मैंने। ठीक है, और यहाँ पर ये है आपकी सैटेलाइट और ये हो गया प्लैनेट। आपको इस यूनिवर्स में अगर टाइम पीरियड है ना, अगर टाइम पीरियड डिपेंड कर रहा है आर के पावर के, ठीक है, तो आपको बताना है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ के। चलो ट्राई करो, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ के, ये हमारा सवाल है। मैंने ऐसा वाला क्वेश्चन क्लास में कैसे करवाया, एक बार जरा चेक करो तो बना लोगे। कौन कौन ट्राई कर सकते हैं, जरा हैंड रेज करो, बाकी लोग हैंड डाउन कर लो। कौन कौन ट्राई कर सकते हैं? यस क्लास, कौन कौन ट्राई कर सकते हैं वो लोग जरा हैंड रेज करो। अरे भाई साहब, इतने लोग ट्राई ही नहीं कर सकते, क्या हो गया भाई? हमने क्या पढ़ा है बताओ, कैसे सॉल्व किया था इस तरह का सवाल? अच्छा, किस किस ने इस तरह का सवाल पहले देखा है? मैंने टाइम स्क्वायर इज इक्वल टू आर क्यूब कराया था, कौन लोग उस क्लास में थे? टाइम स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब, वो लोग जरा हैंड रेज करो जिन जिन लोगों ने ये वाली क्लास स्किप नहीं की थी। बस अगर ये निकाल लिया था तो ये भी निकाल लोगे। चलो ट्राई करो, और जब हो जाएगा तो हैंड डाउन करना, ठीक है? तब तक के लिए हैंड रेज रख सकते हैं सर। हमें क्या करना है, बताना है कि टाइम पीरियड ऑफ दिस सैटेलाइट, वो इस प्लैनेट के चारों ओर घूमने के लिए अगर टी टाइम लेती है और वो प्लैनेट और सैटेलाइट के डिस्टेंस के पावर प्रोपोर्शनल है, तो उस के की क्या वैल्यू है। लेकिन इस खास यूनिवर्स में फोर्स नो लॉन्गर डिपेंड्स ऑन द पावर टू ऑफ इनवर्स पावर टू ऑफ रेडियस, रादर पावर एन पर इनवर्स प्रोपोर्शन है। मतलब अब यहाँ टू ना करके मैंने एन लिख दिया है, ठीक है? चलो ट्राई करो। मैं हिंट दूं क्या? कौन कौन चाह रहा है हिंट? एक बार हैंड डाउन करो, कौन कौन हिंट चाह रहा है, हैंड डाउन करो।
सर आप हिंट बता दीजिए, फिर देखते हैं अपन बनाने की, फिर सोचेंगे। ओके, एक ही स्टूडेंट, चलो ठीक है। देखो, हिंट ऐसा है कि आपको मैंने क्या बताया था कि ग्रेविटेशनल फोर्स कौन सा फोर्स प्रोवाइड करता है जिसके वजह से सर्कुलर मोशन होता है? याद करो, सेंट्रीपिटल फोर्स। कभी भी अगर सर्कुलर मोशन हो रहा है, मतलब सैटेलाइट आसपास घूम रही है, तो किसी ना किसी सेंट्रीपिटल फोर्स की आवश्यकता है। कौन दे सकता है वो? इस केस में ग्रेविटेशन। तो ग्रेविटेशनल फोर्स को सेंट्रीपिटल फोर्स के इक्वेट कर दो, शुरू करो। और टाइम पीरियड का फॉर्मूला तो तुम जानते ही हो। अरे भाई जानते हो ना, स्पीड क्या होती है? डिस्टेंस ट्रेवल्ड। कितना डिस्टेंस ट्रेवल हो रहा है एक सर्कल में? 2πr अपॉन टाइम टेकन। तो यहां से कैलकुलेट करने की कोशिश करो। यस, गो अहेड, शुरू करो शुरू करो। ग्रेविटेशनल फोर्स इज इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स। यस, ट्राई करो, आ जाएगा। जैसे ही आ जाए तो हैंड डाउन कर लेना, तब तक हैंड रेज रखेंगे सब लोग, ठीक है? ये k की वैल्यू बतानी है इन टर्म्स ऑफ n, है ना? आई एम वेटिंग। राइट, तो गाड़ी आगे बढ़ाएं। देखो, हम लोग क्या जानते हैं? अच्छा, बिफोर वी मूव ऑन, वन चेक। कुशल, तुम बता सकते हो क्या, राइट नाउ वीडियो विजिबल एट योर एंड एक है या दो, या एक भी नहीं है? कुशल है कि नहीं क्लास में? कुशल, कैन यू सी वन वीडियो ऑफ माइन या दो अभी? आयुष, सर वन वीडियो दिख रहा है ना? ठीक है ठीक है, बस वही यस। कंफर्म करना था। चलो ठीक है, राइट, करें शुरुआत। चलो, सो देखो, इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे? इन दिस क्वेश्चन बहुत सिंपल है। ग्रेविटेशनल फोर्स कितना होता है? अब के केस में थोड़ा बदल गया। कैसा हो गया? के, लेट्स से कोई भी कांस्टेंट के,
ठीक है, अपन ऐसा मान लेते हैं, अपॉन r के पावर n पर डिपेंड कर रहा है, ठीक है। और सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है, दैट सेंट्रीपिटल फोर्स इज m v स्क्वायर बाय r, ठीक। इसका मतलब अब v की वैल्यू कैसे डिपेंड करेगी r पे, देखो इट इज इक्वल टू जो भी सम कांस्टेंट बाय m, ठीक है, ये v स्क्वायर की वैल्यू है टाइम्स ऑफ यहाँ r के पावर में क्या आ जाएगा, यहाँ 1 और नीचे r पावर n, तो ये ऊपर चला जाएगा एंड दिस विल बिकम 1 माइनस n, ठीक। अब इसका मतलब v विल बी प्रोपोर्शनल टू, या मैं फिर से क्या लिख सकता हूँ, v इज इक्वल टू सम कांस्टेंट, लेट्स से k बाय m को आप k नॉट मान लो, ठीक है, या उसके रूट को k नॉट मान लो, तो ये क्या हो जाएगा, k नॉट टाइम्स ऑफ r का पावर 1 माइनस n बाई 2। पर कौन डिपेंड कर रहा है, वेलोसिटी, दोनों तरफ रूट ले लिया, ठीक है। तो अब वेलोसिटी का r पे डिपेंडेंस आ गया, आपको टाइम पीरियड का r पे डिपेंडेंस निकालना है, तो अब आप निकाल लोगे, क्यों, क्योंकि वेलोसिटी क्या होती है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस जो सैटेलाइट को ट्रैवल करना पड़ रहा है, यानी कि सरकमफ्रेंस, क्योंकि सैटेलाइट कहाँ घूमेगी, एक सर्कल में, राइट, r डिस्टेंस पर कुछ इस तरह से। तो सैटेलाइट एक सर्कुलर मोशन करने में अगर t टाइम ले रही है और जिस वेलोसिटी से वो चल रही है वो v है, तो उसको कितना डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ रहा है, 2 पाई r का, v वेलोसिटी के साथ 2 पाई r आप डिस्टेंस ट्रैवल करोगे, टाइम कितना लगेगा, देखो हम क्या लिख सकते हैं, दिस इज 2 पाई r बाई टाइम पीरियड, तो यहाँ से टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2 पाई r होल बाय v, राइट। तो हम क्या कर सकते हैं, t इज बेसिकली प्रोपोर्शनल टू r बाय v, और v की प्रोपोर्शनैलिटी हम पहले ही सीख चुके हैं, क्या है, r के पावर 1 माइनस n बाई 2, ठीक है, तो इसको डाल दो, therefore टाइम पीरियड इज प्रोपोर्शनल टू r बाय r का पावर 1 माइनस n बाई 2। ये समझ पा रहे हो सब, तो ये क्या हो जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, दिस विल बिकम r 1 माइनस n बाई 2, है ना। क्या वैल्यू हो जाएगी, टाइम पीरियड इज प्रोपोर्शनल टू r का पावर 2 माइनस 1 प्लस n बाई 2। सिंपल है, मैथ है ये तो अब यहाँ पे टाइम पीरियड किसके प्रोपोर्शनल आ जाएगा, r का पावर 2 माइनस 1 इज 1, ये क्या हो जाएगा, n प्लस 1 बाय 2। क्या किया, एक बार दोबारा देखते हैं, देखना ध्यान से, रिवीजन कर रहे हैं क्वेश्चन का। देखो हमारे पास एक खास तरह का यूनिवर्स है जहां पर अब की बार ग्रेविटेशनल फोर्स r के स्क्वायर की नहीं, रैदर r की पावर n की इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। हमें पूछा जा रहा था कि आप टाइम पीरियड का जो वैल्यू है, लेट्स से वो r के अभी तक क्या होता था, टी स्क्वायर वुड, अभी तक अगर हमारे यूनिवर्स में कहते हो तो यहाँ पे टी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब, राइट। इसका मतलब टी इज प्रोपोर्शनल टू आर का पावर 3/2, ये जनरल सिनेरियो है। लेकिन हमने हमने अपने जनरल सिनेरियो को बदल दिया, एक पैरेलल यूनिवर्स में कहा कि फोर्स अब r के पावर n फिर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो हमने वही फंडा अपनाया जो लास्ट टाइम किया था, ग्रेविटेशनल फोर्स और सेंट्रीपिटल फोर्स को इक्वेट किया, वेलोसिटी का डिपेंडेंस r पे निकाला और फिर टाइम पीरियड का डिपेंडेंस r पर कैलकुलेट किया, ठीक है। नो रॉकेट साइंस, वही काम जो हमने लास्ट टाइम किया था और हम पहुंच गए आंसर पर। तो यहाँ पर k की लिए वैल्यू क्या होगी, 1 प्लस n बाय 2। इसको एज अ नोट, एज अ फैक्ट, एज अ रिजल्ट आप अपने कॉपीज में लिखोगे। कौन सी कॉपीज में, फॉर्मूला कॉपी में। तो कई बार क्या होता है, हम लोग एक बार फॉर्मूला कॉपी अपडेट करना छोड़ते हैं तो छोड़ते जाते हैं, कोई बात नहीं, जहां तक किया है ना उसके आगे लिख लो, जो छूट गया वो छूट गया। आज इस फॉर्मूला कॉपी को, अपनी फॉर्मूला कॉपी में ये वाला फॉर्मूला याद से लिख लेना, ठीक है। क्या, कि अगर फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू 1 by r का power n, where r is the distance between two bodies, then the time period of the smaller body to rotate upon the larger body around the larger body is में r का power 1 plus n by 2, ठीक है। कूल, सारे क्वेरीज एक साथ लेंगे। आते हैं अगली बात पर, सो ध्यान से देखना, ओके, राइट, अगला पॉइंट लिखो,
कुछ अलग कराते हैं अब, काफी सारी चीजें हमने देख ली। चलो एक क्वेश्चन लिखो दूसरा, व्हाट इज द एनर्जी, एक जेई का क्वेश्चन बनाते हैं। चलो ये है जेई 2013 का सवाल, ठीक है। क्वेश्चन है व्हाट इज द मिनिमम एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड टू लॉन्च अ सैटेलाइट। एनर्जी खासकर ये पूछ रहा है, मिनिमम एनर्जी टू लॉन्च अ सैटेलाइट to launch a satellite, है ना, launch a satellite of mass small m, है ना, उसका mass m हो, from the surface of a planet, from surface of a planet, जिसके लिए mass दिया हुआ है कैपिटल M और रेडियस दिया हुआ है r, है ना। और कहा जा रहा है इसको कहाँ भेजना है, इस सैटेलाइट को भेजना है एक ऐसे सर्कुलर ऑर्बिट में, सर्कुलर ऑर्बिट में ऑफ एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड का मतलब होता है हाइट, है ना, जिसकी हाइट हो 2r, राइट। तो देखें कौन कौन ट्राई कर सकता है ये सवाल, लेट्स सी। कुछ बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है, तुम लोग जानते हो कि सैटेलाइट को अगर घुमाना है तो अभी अभी हमने क्या फंडा लगाया है, ठीक है। चलो ट्राई करो, पहले उसके लिए ऑर्बिटल वेलोसिटी निकालेंगे। याद रखना ऑर्बिटल वेलोसिटी के लिए जो हमने फॉर्मूला लिखा है वो फॉर्मूला स्मॉल हाइट के लिए एप्लीकेबल है ना, √gm/r, वो यहाँ पे नहीं लगेगा, ठीक है, कुछ और लगेगा। सोचो क्या लगेगा, बाय ऑर्बिटल वेलोसिटी का एक्सप्रेशन डाल के। चलो ट्राई करो, जो अभी अभी हमने किया पिछले क्वेश्चन में, जैसे हमने ऑर्बिटल वेलोसिटी डिराइव की थी ना, बस वैसे ही करना है काम। चलो ट्राई करो। और शिवांजलि आपके हेल्प के लिए मैं बता रहा हूँ, हमने क्या करना है, ऑर्बिटल वेलोसिटी का मतलब है अगर एक सैटेलाइट h डिस्टेंस पर रिवॉल्व कर रही है अराउंड अ प्लैनेट, तो अब उस सैटेलाइट के लिए अगर वेलोसिटी v है और प्लैनेट के सेंटर से उसका डिस्टेंस है स्मॉल r, देन हम कह सकते हैं दैट लाइक लास्ट टाइम mv² by r, यानी कि सेंट्रीपिटल फोर्स जो उसको घूमने के लिए चाहिए वो दे रहा है ग्रेविटेशनल फोर्स, दैट इज gmm/r²। ठीक है, ये एक हिंट है शिवांजलि आपके लिए, आप भी ट्राई करो। या डन। किस किस का हो गया, हैंड रेज करो। ओके, आयुष क्या आ रहा है आंसर, विराज क्या आ रहा है आंसर, बताओ। हेलो, सर 3/4 GMM/r क्या आ रहा है, कैपिटल M।
3/4। यस सर। अच्छा विराज तुम्हारा? मिनिमम काइनेटिक एनर्जी नहीं, मिनिमम एनर्जी बतानी, लॉन्च के समय कितनी होनी चाहिए? तो सर उसमें काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी होगा ना? हाँ हाँ हाँ। यस सर, बता दें। और सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी निकालने पर या सिर्फ काइनेटिक एनर्जी निकालने पर क्या आ रही है उनकी इंडिविजुअल वैल्यूज? काइनेटिक एनर्जी आ रहा है Gmm/4r और पोटेंशियल एनर्जी Gmm/2r। कुछ गड़बड़ हुई है, देखो एक बार रीचेक करो। पोटेंशियल एनर्जी 2 gm/r होगा क्या? टोटल आंसर बोलो ना कितना आ रहा है विराज, राहुल? सर टोटल अभी तक निकाला नहीं। चलो कोई नहीं, पोटेंशियल एनर्जी बची। करो करो करो। मिनिमम एनर्जी निकालनी है, मतलब अगर कुछ नहीं कहा जा रहा मतलब टोटल एनर्जी निकाल जो लॉन्च करते समय जरूरत होगी। मैं ऑप्शंस दे दूं? ऑप्शंस ये हैं, ठीक है? ऑप्शंस हैं, एल्टीट्यूड याद गौर करना 2r है, मतलब हाइट फ्रॉम दी सेंटर 3r लेना उस सैटेलाइट के लिए। अब तो इतने बार करा दिए क्वेश्चंस, अब तो बनने चाहिए भाई। अगर घर पे रिवाइज कर रहे हो तो, रिवाइज मतलब रिटन रिवीजन, घर पे रिटन रिवीजन करना है, वही बच्चा बना पाएगा जो रोज घर पे रिटन रिवीजन कर रहा है। फिफ्टी 50 खेलना है क्या? दो ऑप्शन हटा सकता हूँ। हाँ चलो दो ऑप्शन हटा देते हैं, ये दोनों नहीं है आंसर। ओके राहुल का ऑप्शन नंबर ए आ रहा है, चलो देखते हैं, ट्राई करते हैं, है ना? हाँ यहाँ से एक बार मेरे साथ बनाते जाओ, है ना? तो एनी वन ऑफ यू, महेश आज माइक काम कर रहा है क्या, चेक करो। हेलो महेश, एक बार चेक करो माइक काम कर रहा है क्या? चलो ठीक है, देखो इधर एवरीवन, हमारे पास क्या हो जाएगा एक्सप्रेशन यहाँ से। सो हम लॉन्च करना चाह रहे हैं सैटेलाइट को, अभी वो घूम रही है ना? लेट्स से वो वी ऑर्बिटल के साथ घूम रही है। ये वी ऑर्बिटल की क्या वैल्यू हो जाएगी? वी ऑर्बिटल इज इक्वल टू, आप जब देखोगे इट विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ जी एम बाय स्मॉल आर, राइट? अच्छा स्मॉल आर की क्या वैल्यू होगी? वो किस हाइट पर है? उसकी जो हाइट है वो 2r है ना? और रेडियस खुद में कैसा है? रेडियस अपने आप में r है, सो दिस इज r, वेल दिस इज 2r। हाइट के साइज के प्रोपोर्शन को मत देखना, अंडरस्टैंडिंग लेना, वो 2r और इसको यहाँ देखते हैं फिर से, देखो एक डायग्राम, अगर हाइट तो तुम प्रोपोर्शन में ले रहे हो और उससे गड़बड़ कर रहे हो तो ठीक है। यहाँ पर आपके पास है प्लैनेट, और इस प्लैनेट से लेट्स से हम बना देते हैं दूरी 2r की, सपोज ये r है एंड दिस इज 2r, ठीक है? तो यहाँ पर ये सैटेलाइट है जो परिक्रमा कर रही है कुछ इस तरह से, ठीक है? तो पहला काम हमने क्या किया है, फर्स्ट वर्क व्हिच वी हैव डन इज ऑर्बिटल वेलोसिटी निकाल ली है ना? अच्छा अब यहाँ पर मतलब सैटेलाइट के लॉन्च होने के बाद जो एनर्जी है वही सरफेस पर भी होनी चाहिए। तो लॉन्च होने के बाद अगर वेलोसिटी आ गई तो काइनेटिक एनर्जी निकल आएगी, है ना? कितनी होगी बताओ काइनेटिक एनर्जी सैटेलाइट की? हमने निकाला था ½ mv0 स्क्वायर विच इज इक्वल टू m/2 इंटू gm, इस तरह से, करेक्ट? और इस हाइट पर जहां पे अभी वो है, किस हाइट पर है? 3r के डिस्टेंस पर है फ्रॉम द सेंटर, राइट? तो इस 3r के डिस्टेंस पर उसकी पोटेंशियल एनर्जी निकाल लो कितनी आती है।
तो पोटेंशियल एनर्जी एट दिस हाइट इज इक्वल टू माइनस जी एम एम, है ना, बाय आर। कल ही देखा था, तो क्या हो जाएगा माइनस जी एम एम बाय कितने डिस्टेंस पे, 3r डिस्टेंस पे, है ना। तो अब बस कितना करना है, इन दोनों का एडिशन करना है। तो लेट्स सी कुछ आता है क्या सही आंसर, चेक करते हैं। सो वी हैव टोटल एनर्जी, है ना, इन द ऑर्बिट कितनी आ जाएगी, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल। काइनेटिक आ रही है जी एम एम बाई 2r, है ना, और अर्थ से अभी जो डिस्टेंस है दैट इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ r। तो हम लोग इसको अपडेट कर लेते हैं कैपिटल R के टर्म्स में। सो दिस इज जी एम एम बाई r की जगह क्या ले लोगे, 3r, तो ये हो जाएगा 6r। तो आ जाएगा यहाँ पे जी एम एम बाई r कॉमन, 1/6 माइनस 1/3। कुछ गड़बड़ हो रही है क्या राहुल, देखो चेक करो। लेट मी चेक। सर पोटेंशियल एनर्जी के लिए डिस्टेंस तो आर होगा। तब पोटेंशियल एनर्जी जब लेंगे तो उसमें तो डिस्टेंस आर ही लिखेंगे ना, कितनी सैटेलाइट को प्लैनेट पे लॉन्च करते हैं तो। नहीं, मैं ये उस एनर्जी की, अच्छा ऑर्बिट नहीं, मैं उस एनर्जी की बात कर रहा हूँ जो ऑर्बिट में पहुंचने के बाद है। सो कैसा आता है, दिस विल कम आउट एज 1 एंड ये आ जाएगा 2। कुछ तो गड़बड़ हो रही है, चेक करो कहाँ इशू आ रहा है भैया। एल्टीट्यूड है 2 और हमें कहाँ जा रहा है, या तो फिर मेरे पास जो आंसर दिए उसमें कुछ भूल हो सकती है, पॉसिबली। सर नेगेटिव में आ सकता है क्या? हाँ, टोटल एनर्जी तो नेगेटिव ही आनी चाहिए। सर मेरा माइनस जी एम एम बाई 6r आ रहा है। इस यहाँ पे अप्रोच देखो ना, जो तुम्हारे सामने अप्रोच लिखी है इसमें कहाँ कुछ गड़बड़ है क्या, चेक करो। मुझे तो नहीं लग रही। कोई है जो बता सकता है इसमें कोई इशू है क्या, जो हमने अब तक सर टेक्निक फॉलो की है उससे। सर हम लोग कॉमन में 2r ले सकते हैं ना बाहर नीचे, सॉरी 3r। अरे मैथ्स में मत देखो, फिजिक्स में देखो। फिजिक्स में कोई इशू तो नहीं है इस तुम्हें हमने कोई लॉजिक में गड़बड़ तो नहीं किया। वो तो आ जाएगा यहाँ से, जब तुम जो भी कैलकुलेशंस करोगे वो तो आंसर दे देगी। अदरवाइज देखो, कॉन्सेप्ट को देखो, यहाँ से लेकर यहाँ तक कुछ गड़बड़ है क्या। खैर, आई कैन नॉट साइड द इशू, क्या इशू है, बट दिस इज द राइट अप्रोच जो हमें आंसर देगा माइनस जी एम एम बाय 6r। मुझे ऐसा लगता है दिस शुड बी द एनर्जी जो इसके पास तब होगी जब इसे आप ऑर्बिट में पहुंचा दोगे, ठीक है। तो क्वेश्चन में तो पूछा है ना कि एनर्जी मिनिमम टू लॉन्च अ सैटेलाइट, मतलब अपन को अर्थ से ही, मतलब प्लैनेट से ही छोड़नी है। अरे तो लेकिन एनर्जी तुम कहीं भी लोगे, अगर तुम टोटल मैकेनिकल एनर्जी की बात करोगे तो अर्थ पर लो या अर्थ से दूर लो, टोटल एनर्जी तो उतनी होनी चाहिए, हाँ या ना। सर रेडियस चेंज हो जाएगा ना उसका। हाँ, तो क्या हो गया, टोटल एनर्जी तो उतनी रहेगी। तुम चाहे एक बॉल को ग्राउंड से कुछ दूरी पर लो या सिर्फ ग्राउंड पे लो, टोटल एनर्जी तो कभी चेंज नहीं होती भैया। यस सर। जो मैकेनिकल है वो पोटेंशियल हो जाती है, पोटेंशियल बन जाती है काइनेटिक। बेसिकली काइनेटिक और पोटेंशियल में आपस में इन्वर्स हो जाता है। राहुल, मेरा पॉइंट समझ रहे हो क्या बता रहा हूँ। यस सर। आयुष, मेरा पॉइंट समझ में आ रहा है क्या कह रहा हूँ। यस सर, बट सर मतलब अगर नीचे से मतलब पोटेंशियल एनर्जी में आर लेते हैं तो आंसर ऑप्शन ए आता है। पोटेंशियल एनर्जी में यहाँ पर यस सर। 3 को गायब कर दोगे तो मतलब 1/6 -1 करोगे ऐसा, तो -5/6 आ रहा है ऐसा आंसर, यस ऐसे ही होगा ना। यस सर।
तुम्हारे आंसर में दिया तो है 5/6 GMM/, बट मुझे ऐसा लगता है वो गड़बड़ है आंसर। खैर देखेंगे, आई कंफर्म एंड टेल, बट मुझे तो नहीं लगता कि ऑप्शन नंबर 1 सही है। राइट ऑप्शन इज नन ऑफ दोस गिवन इन द ऑप्शंस। ठीक है, लेकिन मेरा लॉजिक क्लियर है आयुष? आयुष sir. भैया जी, लॉजिक क्लियर है कि नहीं? ठीक है, Yes. तो हमने क्या किया है, आई रिपीट एवरीवन, देखो ध्यान से। हमने क्या किया, हमने कहा कि एक बार वो ऑर्बिट में पहुंच गया है ना, वो इस ऑर्बिट में पहुंच गया, उसके बाद वो v नॉट की वेलोसिटी से घूम रहा है, तो v नॉट की वेलोसिटी क्या होगी, कौन कौन प्रोवाइड कर रहा है उसको ये वेलोसिटी, या ये फोर्स कौन प्रोवाइड कर रहा है? यहाँ पर ग्रेविटेशन फोर्स, वो उसे ये वेलोसिटी दे रहा है, तो ग्रेविटेशन फोर्स होता है JMM/r², और इस समय इसके पास जो सेंट्रीपिटल फोर्स मौजूद है व्हाइल रोटेटिंग, दैट इज mv²/r। तो हमने क्या किया यहाँ पे, तो हमने यहाँ पे लिखा m और m कैंसिल आउट किया, सो वी गॉट v नॉट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ GM/r, right, where this r is the distance between the satellite and the center of the planet। तो ये क्योंकि हम 2r के एल्टीट्यूड तक लेकर जा रहे हैं, राइट, हम ऐसा भी कर सकते हैं, हो सकता है दे आर सेइंग कि हमने r डिस्टेंस की दूरी पर भेजा। लेट्स से हम वो वाला भी एक ट्रायल करते हैं, चलो, है ना। तो लेट्स से अभी हम एल्टीट्यूड को मान लेते हैं डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर अंटिल दैट सैटेलाइट, तब देखते हैं आंसर क्या आता है। खैर, तो अब जब वो इस हाइट पे पहुंच गया 3r की हाइट पे, और हमने u लिखा -GMM/r, राइट, और r की जगह क्या सब्स्टिट्यूट किया, क्योंकि हाइट फ्रॉम दी सरफेस है 2r, तो हमने यहाँ पर क्या डाल दिया 2r + r, दैट इज द टोटल हाइट फ्रॉम द सेंटर, तो आ जाएगा 3r, राइट, और 3r को जैसे ही सब्स्टिट्यूट किया तो यू गॉट द आंसर एज दिस, ये आया पोटेंशियल एनर्जी, ये आ गई काइनेटिक एनर्जी, और उससे हम आ गए इस आंसर पे। अब एक और ट्रायल करते हैं। अब सपोज ये मैच नहीं कर रहा है, ठीक है, अब तुम एग्जाम हॉल में बैठे हो, तुम्हारे पास कोई चारा नहीं है, कोई एक तो टिक करना है। सो लेट्स से हम एक और चांस लगाते हैं और टोटल हाइट को 2r अज्यूम करके कैलकुलेशंस करते हैं, लेट्स सी वो आंसर देता है क्या। ठीक है, सो फिर से हमारा ये हो गया प्लैनेट, अब की बार तुमने फिर से की सैटेलाइट लॉन्च, और ये सैटेलाइट यहां से पहुंच गई यहां तक और घूमने लग गई। ठीक है, जब ये घूम रही है इन दिस सर्कुलर ऑर्बिट, तब इसकी वेलोसिटी है v नॉट। अब की बार इसका एल्टीट्यूड का हम मान लेते हैं, मीनिंग इज डिस्टेंस फ्रॉम दी सेंटर, लेट्स से इसी को 2r मान लेते हैं, और सर चेक ऑप्शन सी हो जाएगा फिर। चेक करते हैं। तो हमारे पास ऐसे केस में क्या आ जा रहा है, mv²/r इज इक्वल टू, फिर से वही पूरा प्रोसेस, जिससे v नॉट कैसा निकल के आ जाएगा, v नॉट निकल के आ जाएगा अंडर रूट ऑफ GM/2r, और हमारे पास काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी हाफ mv0² विच इज इक्वल टू m/2 GM/r। यहाँ 2 क्यों लिखा है भाई, इसको काटो, रूट GM/r है कि नहीं। तो ये आ गया, तो दिस इज इक्वल टू GMM/r। अब वैसे ही हम ले आते हैं पोटेंशियल एनर्जी विच इज गिवन बाय -GMM/2r। वैसे इट इज नॉट द राइट अप्रोच, क्योंकि एल्टीट्यूड का मतलब हमेशा फ्रॉम द सी लेवल या फ्रॉम द बेस ऑफ या सरफेस ऑफ द प्लैनेट होता है, बट ऐसे ट्राई करने में क्या जाता है। ठीक है, सो दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी। अब हम इन दोनों को ऐड करते हैं, है कि नहीं। सो you will land up with an answer, total energy is equal to kinetic plus potential, which will lead you to the answer GMM, है ना, whole by r common ले लेते हैं, 1 - 1/2 which is equal to GMM/2r। ठीक है, if I'm assuming कि अर्थ के सेंटर से it is at a distance of r, लेकिन अप्रोच यही रहेगी, there is no change in the approach। आई होप ये क्लियर है सभी को, कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक होगी, राइट, कोई दिक्कत नहीं। क्या ये क्लियर है? क्या जिसको फंडा क्लियर है वो लोग जरा हैंड रेस करेंगे क्विकली, ताकि हम अगले सवाल पे आ सकें। क्लास अगर क्लियर है क्वेश्चन तो जरा हैंड रेस करो। कार्तिकेया, राहुल, क्या डाउट है? शिवांजलि पूछो। सर अपने काइनेटिक एनर्जी वाले में सिर्फ सिंगल आर लिया है और पोटेंशियल एनर्जी में 2r लिखा है, तो उसमें भी 2r होना चाहिए ना।
पोटेंशियल एनर्जी में 2r लिखा है क्या? यस सर, नीचे सही तो है, क्या दिक्कत है? सर। तो काइनेटिक एनर्जी में 4r हो जाएगा ना टोटल क्या बोल रहे हो? सर। लाइक वेलोसिटी जो है आपने लिखा अंडर रूट gm/r, इंस्टेड ऑफ हाँ, दैट 2r होना चाहिए ना, क्योंकि रेडियस को भी करेंगे ना। अच्छा ऐसा कह रहे हो, ओके, तभी वहाँ पे 2r लिखा था, वही वाज वंडरिंग व्हाई डिड आई राइट 2r, क्योंकि हाँ 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 ठीक है ठीक है ठीक है, तो उसको चेंज कर दो। तो यहाँ पर 4r द चेंजेस, ये 2r, तो यहाँ पे आ जाएगा 4। अब क्या हो जाएगा बोलो फटाफट से, ऐसा कुछ, यस सर। यानी कि ऐसा कुछ, ठीक है, चलो ठीक है। देखो अब नेक्स्ट सवाल क्विकली, सवाल है हमारे पास सर पर आपके पास, आपने इस पहले इस तो वो क्वेश्चन नहीं में किया मुझे था। कुछ, इस क्वेश्चन में मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। आई विल गेट बैक टू यू ऑन दिस। वो वाला गन वाला भी मुझे डिस्कस करना है तुम लोगों के साथ, जो उस दिन कार्तिकेय ने पूछा था। हाँ बोलो तेजस, क्या पूछ रहे हो? सर इसके पहले जब 3R लिए थे तब तो ऐसा नहीं किए थे जो अरे अभी तब भी आप। तो यही किया था, तब भी तो आपके पास पोटेंशियल एनर्जी थी और तब भी काइनेटिक एनर्जी थी, इन दोनों को सम कर दिया था हमने और टोटल एनर्जी निकाल ली थी। यहाँ भी तो यही किया। यस सर हाँ, वो मैं स्मॉल आर को ही कैपिटल आर समझ। क्लियर हो गया कि नहीं डाउट, ये बताओ। यस सर यस। ओके, क्योंकि कई बार मुझे तुम लोगों के डाउट क्लियर नहीं होते हैं, बट आई नीड अ अंडरस्टैंडिंग कि तुम्हारे एंड पे चीजें क्लियर है कि नहीं। अगला सवाल लिखो, दिस इज फ्रॉम जे 2011, उस समय से ए आई ट्रिपल ई कहते थे। तो क्वेश्चन है कि आपके पास दो पार्टिकल्स हैं, है ना, जिनका मास सेम है ना, एंड दे आर गोइंग अबाउट सर्कुलर मोशन अराउंड देयर सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास के अराउंड वो क्या कर रहे हैं, सर्कुलर मोशन ले रहे हैं इस तरह से, जैसे ये इसके चारों तरफ ऐसे घूम रहा है, ठीक है। अब आपने क्या कहा जा रहा है, इन दोनों का जो मास है ना वो इक्वल है, ठीक है, एंड द रेडियस इज ऑफ कोर्स इक्वली होगा, इस तरह से दोनों का रेडियस इज सेम। सो अकॉर्डिंगली आप फिगर को चेंज कर लेना, ठीक है, दोनों का मास इज सेम एंड दोनों का रेडियस इज ऑल्सो सेम। ऑब्वियस बात है, क्योंकि दोनों का मास सेम है तो सेंटर ऑफ मास एग्जैक्टली बीच में लाई करेगा। आपको बताना है व्हाट इज देयर स्पीड ऑफ ईच विथ रिस्पेक्ट टू द सेंटर ऑफ मास। चलो ट्राई करो। जल्दी से, हमने किया हुआ एक सवाल तो अब बस M1 M2 और V1 V2 के टर्म्स में किया था, और अब आपको डायरेक्ट निकालना है। किस किस को याद है कौन कौन आया था उस क्लास में? वो लोग जरा, एक मिनट, कुछ लोगों के हैंड्स रेज्ड हैं। वो लोग जरा हैंड रेज करेंगे। यस क्लास, वो लोग जरा हैंड रेज करो जो जो उस क्लास में आए थे जब हमने बाइनरी सिस्टम वाला क्वेश्चन सॉल्व किया था। जल्दी से ट्राई करो। अरे कार्तिकेय, कुशल, महेविश, शिवांजलि, सब उड़े हुए थे क्लास। अच्छा शिवांजलि तो उस समय थी नहीं। महेविश, राहुल, सॉरी कुशल गायब थे क्लास से, ठीक है, कूल। नोट्स तो पढ़े होंगे कुशल, नोट्स भी नहीं पढ़े? चलो चलो जल्दी से ट्राई करो। हमारे पास सेंटर ऑफ मास के अबाउट मोशन हो रहा है, आर निकालना है, सिंपल है। देखो दोनों के बीच में जो ग्रेविटेशन पुल हो जाएगा वो किसके इक्वेट करोगे, इसको किससे इक्वेट करोगे, जल्दी से बताओ। सेंट्रीपिटल फोर्स से, बस राइट करो, आंसर निकालो। gmm/r² इज इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स। लेकिन फर्क क्या होगा, दोनों जगह जो आप r की वैल्यू लोगे वो अलग अलग होगी। दोनों के बीच में जो पुल लगेगा वो बिकॉज ऑफ म्यूचुअल डिस्टेंस लगेगा, राइट, कितना है वो 2r, तो gmm/2r² लिखोगे। लेकिन जो रोटेशन हो रहा है दैट इज हैपनिंग बिकॉज ऑफ centripetal force, तो this will be mv square by centripetal force किसके अबाउट लग रहा है, अबाउट दिस रेडियस, मतलब उनका रेडियस ऑफ रोटेशन r है ना, रेडियस ऑफ रोटेशन r है, जबकि डिस्टेंस बिटवीन देम इज 2r, तो यहाँ पे r स्क्वायर r आ जाएगा बस। दिस विल बी द ओनली डिफरेंस। देखो आंसर क्या आता है, यहाँ पर दोनों की वैल्यूज, मास का वैल्यू सेम है, सो दिस विल बी gm square by 4r square।
So you will come to an answer V is equal to under root of gm by 4r. देखो आता है क्या ऐसा कुछ? check this. सर मास सेम है ना? मास सेम है सर तो m कट जाएगा। काटा तो है। यस सर। हो गया? आ रहा है सबका आंसर? आगे बढ़े क्लास? कोई डाउट हो तो पूछो। जिसको क्लियर हो गया वो लोग जरा हैंड रेज करेंगे। यस क्लास, हाँ जी, जिसको क्लियर हो गया वो लोग जरा हैंड रेज करेंगे क्विकली। ओके शिवांजलि, डाउट पूछो। आई थिंक आपने ये वाला क्लास अटेंड नहीं किया था मेरे पास, है ना? तो इसमें आपको थोड़ा सा इशू आ रहा होगा। क्या हो रहा है देखो शिवांजलि, हमारे पास दो पॉइंट्स हैं, ठीक है? दोनों पॉइंट मासेस हैं। इनका सेंटर ऑफ मास इनके ठीक बीचों बीच लाई करता है। सेंटर ऑफ मास एक ऐसा पॉइंट होता है शिवांजलि जिसके अबाउट सिस्टम का मास एक्ट कर रहा है ना? तो अब इनके लिए जो रोटेशन हो रही है वो इस पॉइंट के अबाउट हो रही है दोनों के लिए, है ना? इस तरह से दोनों घूम रहे हैं, लेकिन दोनों के घूमने का जो सोर्स है दैट इज द ग्रेविटेशनल पुल। तो हमने यहाँ पे भी वही काम किया है, ग्रेविटेशनल पुल को राइट सेंट्रीपिटल फोर्स से इक्वेट कर दिया है। बस यहाँ पर क्योंकि अट्रैक्शन 2r के डिस्टेंसेस पर मौजूद दो पार्टिकल्स के बीच में हो रहा है, इसीलिए यहाँ पर आया gmm/2r का होल स्क्वायर, जबकि जो रेडियस ऑफ रोटेशन है दैट इज जस्ट r, इसीलिए हमने यहाँ r सब्स्टिट्यूट किया है। दैट इज द पॉइंट। ये वही काम है जो हमने पिछले क्वेश्चन में किया था, सेंट्रीपिटल फोर्स को इक्वेट कर दिया है ग्रेविटेशनल फोर्स से, है ना? F ग्रेविटेशनल इज इक्वल टू F सेंट्रीपिटल। क्लियर हुआ क्या शिवांजलि? एक बार हैंड रेज कर लो इफ यस, कोई डाउट हो तो पूछो। यस शिवांजलि बोलो। इस चैप्टर में ऐसी कुछ चीजें हो सकता है हो जो आपको थोड़ी थोड़ी अनक्लियर हो, बट देन पूछ सकते हो लेटर। हेलो शिवांजलि, यू देयर? चलो ठीक है, मैसेज कर दो शिवांजलि इफ देयर इज एनी इशू इन द बैकग्राउंड। ओके राइट क्लास, अब हम लोग एक और चीज देख रहे हैं, जिसे हम कहते हैं लिखो यहां पर सभी लोग, वेरिएशन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, दैट इज जी की बात हो रही है, स्मॉल जी। ठीक है, उसके वेरिएशन के बारे में थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग बिल्डअप करते हैं। तो होता क्या है कि हमारे इस अर्थ पर अगर आप कहीं भी खड़े हो और हमें अपना वेट कैलकुलेट करना है तो हम उसे क्या कहते हैं? वेट इज गिवन बाय प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। क्या मीनिंग है इसका? इसका अंडरस्टैंडिंग समझो। अगर कोई एक ऑब्जेक्ट हवा में छोड़ दिया जाए, ठीक है, और फ्रीली फॉल करे, तो वो किस एक्सेलरेशन के साथ नीचे आएगा? दैट एक्सेलरेशन इज गिवन एज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। हमारे अर्थ के लिए एट द सरफेस ऑफ द अर्थ इसकी वैल्यू, एवरेज वैल्यू हर जगह अलग अलग होती है, बट एवरेज वैल्यू इज 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और हमारे कैलकुलेशंस को आसान बनाने के लिए हम इसको लगभग 10 अज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, चलो अब इसकी क्या होती है, ये वैल्यू बेसिकली कांस्टेंट नहीं है, ये कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। जैसे जैसे वो चेंज होते हैं तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी वेरी करती है। तो सबसे पहला अपन मान लेते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वेरिएशन फॉर अलग अलग डिस्टेंस के साथ लेते हैं और अलग अलग ऑब्जेक्ट्स के लिए पहले कंसिडर करते हैं। ठीक है, लेट्स से पहले आप कैलकुलेशंस अर्थ के लिए करते हैं हम लोग। ठीक है, लेट्स डू द कैलकुलेशन फॉर अर्थ, फिर अलग अलग ऑब्जेक्ट्स के लिए देखेंगे। ठीक है, सो अर्थ के लिए किस तरह से एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वेरी करती है। अब हमारे पास फॉर्मूला क्या है, याद करो। वेट ऑफ एनी ऑब्जेक्ट इज गिवन एज mg
which is equal to the gravitational pull which is gmm by r square. अब ये हमारी अर्थ है, ठीक है। किसी भी एक ऑब्जेक्ट को हम किसी एक गिवन हाइट पर प्लेस कर रहे हैं, लेट्स से दिस, ठीक है, और आपने एक डिस्टेंस ले लिया अर्थ के सेंटर से, लेट्स से वो डिस्टेंस स्मॉल आ रहा है, ठीक है। तो अब हम क्या कह सकते हैं कि भैया देखो, अर्थ इस ऑब्जेक्ट को जिसका मास स्मॉल m है उसको इस फोर्स से अपनी ओर खींच रही है, और दिस वैल्यू g इज गिवन एज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इसका मीनिंग क्या हुआ कि अगर आप ऑब्जेक्ट को किसी एक हाइट लेट्स से 0 पर रखते हो, सपोज हाइट 0 है, यानी कि इस पॉइंट के लिए r की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इक्वल टू रेडियस, क्योंकि अब उसका डिस्टेंस फ्रॉम दी सेंटर कैसा हो जाएगा, r। तो इसको लिख लो। सबसे पहला लेट अस डिराइव g वैल्यू एट द सेंटर ऑफ द या एट द सरफेस ऑफ द अर्थ। सो लेट्स से ये r है ना। अब हम यहाँ पे क्या डिराइव कर रहे हैं, एट अर्थ सरफेस, लिखो एट सरफेस हम मान लेते हैं जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है उसकी वैल्यू जी नॉट है। कैसी है, जी नॉट है, ठीक है, जिसको हम 9.8 कहते हैं ना, बेसिकली हम लेट्स से उसको यहाँ पर जी नॉट मान रहे हैं, जी सरफेस या जी नॉट, जी एस, कई कई तरीके से डिनोट कर सकते हो, हम लोग मान रहे हैं जी नॉट, ठीक है। तो हम क्या वैल्यू निकाल सकते हैं जी नॉट की, एम जी नॉट इज इक्वल टू जी एम एम बाय आर स्क्वायर, मतलब आपने यहाँ पर रख दिया और जी वैल्यू जो मेजर की जी की दैट इज इक्वल टू जी नॉट। ये पहला अंडरस्टैंडिंग, आई होप क्लियर हो रहा है ना। तो एट द सरफेस r इज इक्वल टू आर, इसीलिए सिंपल सब्सटीट्यूशन से ये वैल्यू आ गई। अब इसकी वैल्यू कैसे निकालोगे, जी नॉट इज इक्वल टू जी एम बाय अर्थ के रेडियस का स्क्वायर, ठीक है। ये वो वैल्यू जो सरफेस पर है। अब हम क्या करते हैं, इसको सरफेस से उठा देते हैं। तो अब हम एक हाइट पर देख रहे हैं, एट हाइट h, ठीक है। तो एक हाइट h पर लेट्स से हम मान लेते हैं जी एच है ना, g की वैल्यू, g बिकम्स इक्वल टू जी एच, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, तब रेडियस प्लस h हो जाएगा। लेट्स से अब इस हाइट पर आ गए, ठीक है, यहां पर हम g को मान रहे हैं, g इज इक्वल टू जी एच। तो अब बताना अर्थ के सेंटर से कितना दूर हो गई, अगर अर्थ के सरफेस से h डिस्टेंस ऊपर है तो टोटल फ्रॉम द सेंटर उसका डिस्टेंस क्या हो जाएगा, रेडियस प्लस द हाइट। क्लियर हो रहा है, देखो अब हम क्या लिखेंगे, वही फॉर्मूला एम जी एच, यहाँ पर मैंने h को एज अ सब्सक्रिप्ट लिखा है ना, एट हाइट h एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या हो जाएगी, जी एम एम बाय स्मॉल r की जगह हम लिखेंगे कैपिटल R प्लस h, है ना, और उसका स्क्वायर हो रहा है। तो यहाँ से जी एच की क्या वैल्यू आ जाएगी, जी एम एम, एम कट जाएगा बाय आर प्लस एच का होल स्क्वायर। लेकिन मैं इस वैल्यू को स्मॉल जी के टर्म्स में कैलकुलेट करना चाहता हूँ, मतलब इसके टर्म्स में, ठीक है। तो अब इसमें जीएम की जगह क्या लिख सकते हैं, देखो यहाँ से, या इन दो इक्वेशंस को चलो डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। ध्यान से देख लो इक्वेशंस क्या हैं, डिवाइड करते हैं, ठीक है। सो यू विल हैव जी एट अ हाइट h इज इक्वल टू जी एम होल बाय h प्लस आर का होल स्क्वायर, और यहाँ है g इज इक्वल टू जी एम बाय आर स्क्वायर, है ना। अब क्या हो जाएगा, जी एच बाय जी विल बी इक्वल टू आर का स्क्वायर बाय एच प्लस आर का होल स्क्वायर, राइट। अब क्या कर सकते हैं इसको, यहां तक एक बार लिख लो सब लोग, राइट इट इन योर कॉपीज, या एक काम करते हैं थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं फिर लिखना। सो क्या हो गया भाई,
देखो सो हमारे पास कहाँ थे हम, यहाँ तक ले लिया, यहाँ तक समझ में आया कि कैसे हमने g एट सम हाइट और g एट द सरफेस के बीच में एक एक्सप्रेशन निकाला, राइट, उनका रेशियो ले लिया। सो g एट h हाइट अपॉन g एट द सरफेस कैसा आ रहा है, r, राइट, होल बाय r प्लस h, इसका होल का स्क्वायर लिख सकते हैं क्योंकि डिनोमिनेटर में भी स्क्वायर है और न्यूमरेटर में भी कैसा है, स्क्वायर। अब देखना ध्यान से हम क्या कर रहे हैं, ठीक है, इस r को मैं नीचे लेकर जा रहा हूँ, दिस बिकम्स 1 बाय जैसे हम डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर को क्या बना लेते हैं, न्यूमरेटर, वैसे न्यूमरेटर को क्या बना सकते हैं, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर, ऐसा कुछ, ठीक है। अब ये एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, 1 बाय 1 प्लस एच बाय आर का होल स्क्वायर। ऊपर तुम स्क्वायर लिखोगे नहीं लिखोगे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि क्या आ चुका है, 1। अब इस एक्सप्रेशन को ध्यान से देखना है ना, एक्चुअल एक्सप्रेशन तो ये है जो तुमने यहां लिखा हुआ है पीछे, दिस इज द एक्चुअल एक्सप्रेशन जो आपको हर दूसरी जगह काम आने वाला है, रटना मत, समझ लेना है ना, जब अपन एप्लीकेशन में देखेंगे तो और क्लियर होगा। अभी देखो, अभी जो एक्सप्रेशन आ रहा है जी एच बाई जी इज इक्वल टू 1 बाय, इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखो ये बात कौन कौन जानता है कि अगर मैं लिखता हूं 1 बाय लेट्स से x का पावर a, तो इसको लिखा जा सकता है x का पावर माइनस a। ये जानते हो क्या, एक्सपोनेंशियल लॉ कभी पढ़ा है, हाँ 9वीं 10वीं में पढ़ाते हैं, पढ़ा है कि नहीं? यस सर। चलो अब इसका मतलब हो जाएगा, मैं लिख सकता हूँ जी एच है ना बाय जी इज इक्वल टू, ये वाली वैल्यू सपोज x है ना, और a की वैल्यू इज 2, देखो कंपेयर करो, ठीक है। अब उसी एक्सप्रेशन से हम क्या लिख सकते हैं, दिस इज 1 प्लस एच बाय आर का पावर माइनस 2 विच इज जी एच इज इक्वल टू जी टाइम्स ऑफ 1 प्लस एच बाय आर का होल पावर माइनस 2। राइट, अब ये भी यहां तक भी ये भी जनरल एक्सप्रेशन है, लेकिन अब हम ना थोड़ा सा बदलते हैं एक्सप्रेशन को। देखो किस किस को बायनोमियल थ्योरम याद है क्या, कार्तिकेय, कुशल, तेजस, एनीवन, बायनोमियल Yes, थ्योरम sir. किसी को याद है क्या होता है, बताओ कुशल। Sir, if हमने जितना फिजिक्स के एप्लीकेशन के लिए पढ़ा था बस उतना ही, पूरा एक्सपेंशन नहीं, सिर्फ थोड़ा सा, शुरुआत के 2 टर्म चलेगा। सर अगर x की वैल्यू बहुत ज़्यादा स्मॉल है 1 से, हम्म तो जो होल की पावर है वो nx हो जाती है, 1 प्लस nx। राइट, जो n है वो इसके साथ मल्टीप्लाई होके यहाँ आ जाता है। इनफैक्ट इसके बाद और भी टर्म्स हैं, लेकिन क्योंकि x बहुत छोटा है तो वो टर्म बहुत छोटे छोटे टर्म्स आते हैं, तो उनका कोई बहुत बड़ा इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। जो मेजर इंपॉर्टेंट टर्म्स है वो ये 2 रह जाते हैं। ये याद है कि हम लोग ने बेसिक्स ऑफ मैथमेटिक्स पढ़ते हुए पढ़े थे, ठीक है, नहीं भी याद है तो कोई बात नहीं, अपन ने तो रिविजन कर ही लिया कि अगर 1 प्लस एक्स का पावर n लिखा हुआ है और x की वैल्यू बहुत छोटी है, एग्जाम्पल देखो, लेट्स से अगर ऐसा दिया है 1 प्लस 0.00002, ठीक है, और इसकी वैल्यू टू द पावर 3 निकालना है, कैसे निकालोगे, है ना, तो क्या करेंगे, 1 प्लस 3 इंटू 0.00002, सो ये आंसर हो जाएगा 1.4 बार 0 और 6, दिस विल बी द आंसर। राइट, हमने पढ़ा हुआ है ये। चलो अब बस यही काम यहां पर अप्लाई करना है। देखो अगर सपोज इस एक्सप्रेशन को अगले पेज में लिख के समझते हैं, g at a height h by g is equal to 1 plus h by r का होल पावर माइनस 2। अगर सपोज हम एक ऐसी हाइट के लिए g का वेरिएशन देख रहे हैं जो r के मुकाबले बहुत छोटी है, जैसे अर्थ का रेडियस हमने क्या देखा था 6400 किलोमीटर है ना,
तो लेट्स से आप एक हाइट ले रहे हो जैसे 1 किलोमीटर या 2 किलोमीटर, तो ये 1 और 2 किलोमीटर कैसा है, बहुत छोटी वैल्यू है। 6400 के आगे 2 इज वेरी वेरी स्मॉल, राइट। और वेरी स्मॉल का मतलब क्या होता है, देखो लेस देन 1 to मतलब बिटवीन 1 to 5% को आप लेस मान सकते हो, ठीक है। जैसे अगर आप ये लेते हो इंटू 100 करते हो तो देखो 6400 का कितना परसेंट है, तो क्या आ जाएगा, देखो 1/32th%। इतनी छोटी वैल्यू, 1 का भी 32 टाइम्स डिविजन कर दो, ठीक है। सो दिस इज हाउ स्मॉल दिस हाइट इज, जो 2 किलोमीटर की है। मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि बहुत छोटा होना किसको बोलते हैं। तो अगर h की वैल्यू r से बहुत बहुत छोटी है तो हम लिख सकते हैं h/r, इसको नीचे ले जाओ, इज वेरी वेरी लेस देन 1। अब देखो एक्सप्रेशन वैसा ही आ गया, हमने जो पीछे देखा था कि 1 प्लस एक्स में अगर x की वैल्यू इज वेरी वेरी लेस देन 1 तो इसका पावर n कैन बी रिटन एज 1 प्लस एन एक्स। यही हो रहा है यहाँ पे, देखो ये x इज वेरी वेरी लेस देन 1, वैसे यहाँ भी हो रहा है h/r इज वेरी वेरी लेस देन 1, मतलब ये x हो गया h/r एंड दिस वैल्यू इज वेरी वेरी लेस देन 1, मतलब क्या लग जाएगा, बाइनोमियल। तो लगा दो, you will have gh by g is equal to 1 minus 2h by r. So gh is equal to g times of 1 minus 2h by r. ठीक है, चलो एक क्वेश्चन बनाते हैं। लिखो सब लोग, ये वाला एक्सप्रेशन अपने पास लिख लो, भले अभी पूरी डेरिवेशन मत लिखो। आई विल गिव यू द शीट्स, कल का भी आई थिंक आई नीड टू गिव, राइट। तो कल का भी आई विल गिव, ये वाला भी आई विल गिव। अभी एक एक्सप्रेशन लिखो। सो लेट्स से आपके पास क्वेश्चन है कि किसी एक सिस्टम के लिए आपने ऐसा किया, लेट्स से एक प्लैनेट है अर्थ, यहां पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वाज g, और जैसे ही आपने इसको कुछ हाइट पर उठाया है ना, और वो हाइट क्वेश्चन में दी हुई है एज r/64, यस r/640, ठीक है। r/640 की हाइट पर उठाने के बाद अगर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हो जाती है g डैश, है ना, एंड दिस g डैश लेट्स से दिस इज इक्वल टू k टाइम्स ऑफ g, तो आपको बताना है 1 माइनस k की क्या वैल्यू होगी, ठीक है। चलो ट्राई करो, ये वाला एक्सप्रेशन पहले सब लोग लिख लो अपने पास। यस क्लास, ये लिख लो सभी लोग। जिसने ये एक्सप्रेशन लिख लिया है वो लोग हैंड रेज करेंगे क्लास। सिर्फ एक्सप्रेशन, इतनी लाइन, ये 2 लाइन जिसने लिख ली है वो लोग हैंड रेज करेंगे, ये 1 लाइन इनफैक्ट। शिवांजलि लिख लिया है क्या बच्चा? शिवांजलि हैव यू रिटन? इफ रिटन हैंड रेज कर लो। शुड आई ब्रिंग दिस बैक शिवांजलि, जरूरत है क्या? हेलो शिवांजलि, कैन अनम्यूट योरसेल्फ एंड स्पीक। हाँ बच्चा बोलो, क्या हो गया शिवांजलि, यू देयर और नॉट, हो कि नहीं तुम वहां पर? क्लास उसको जल्दी से करो, आई एम वेटिंग। जैसे ही आंसर आ जाए तो हैंड डाउन करो।
हेलो शिवांजलि, right? So Ayush has got the answer, Viraj has got the answer. शिवांजलि एक्सप्रेशन लिखा है पक्का, राइट? यस सर। ठीक है, चलो। क्या है एक्सप्रेशन? हाँ, आयुष ने बना लिया, तेजस ने, विराज ने बना लिया। चलो ठीक है। हमने अभी भी एक्सप्रेशन पढ़ा कि अगर आप जिस हाइट से उठा रहे हैं वो अगर बहुत छोटी है तो हम ये एक्सप्रेशन लगा सकते हैं। तो लगा लें। h की वैल्यू कैसी है? वेरी वेरी लेस देन r, वी कैन सी, है ना। 1/640 इज अ वेरी स्मॉल नंबर, ठीक है। तो क्या करें, बोलो। g एट हाइट h, या जिसको अपन gh या g डैश कहा, कैसा हो जाएगा? g टाइम्स ऑफ 1 माइनस 2h बाय r। क्या आ जाती है वैल्यू? g टाइम्स ऑफ 1 माइनस 2, h कितना है देखो, r बाय 640, तो r बाय 640 इंटू r, है ना। अब क्या हो जाता है यहाँ पर, ये एक्सप्रेशन आ जाता है, r एंड r गेट कैंसल्ड, राइट। तो यू गेट द एक्सप्रेशन एज g टाइम्स ऑफ 1 माइनस 1/320। कूल। अब हमने क्या करना है, क्या करना है भैया? अब लेट्स से यही k है, ठीक है, k इंटू जी। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, आपको बताना है कि 1 माइनस के की क्या वैल्यू है। तो k इज इक्वल टू 1 माइनस 1/320, राइट। तो 1 माइनस के की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1/320। किस किस का ये जवाब आ गया है? जरा हैंड रेस करना, किस किस का ये जवाब आ गया है क्लास? कुछ डाउट हो पूछो, अगर आ गया है तो ठीक है। हाँ जी भैया, लो कोई डाउट है पूछो। क्लियर है? चलो एक और क्वेश्चन बनाए, ठीक है। लिखो अगला सवाल। अगला सवाल है, मैं कितनी हाइट तक एक ऑब्जेक्ट को रेज करूं, है ना। बाय व्हाट हाइट शुड आई रेज एन ऑब्जेक्ट। अब ना मैं जैसे डायग्राम के हिसाब से आपको बता रहा हूँ, क्वेश्चंस में जरूरी नहीं है आपके पास हर बार डायग्राम दिया हो। तो आपको क्वेश्चन में कह रहा है किस हाइट तक हम लोग रेज करें सो दैट जी की वैल्यू उसकी ओरिजिनल वैल्यू का 1/20 हो जाए, ठीक है। चलो ट्राई करो, मेरे साथ कोई बनाओ। चलो लेट मी टेक वन ऑफ यू विथ मी एंड सॉल्व। तेजस, क्या करेंगे बताते जाओ। फॉर्मूला लिख लेते हैं। ओके, फॉर्मूला लिख लेते हैं। फॉर्मूला क्या है? ओरिजिनल फॉर्मूला बताना। g is inversely proportional to distance between the object and the center। क्या है बोलो वैल्यू? बोलो बोलो, ऐसा लिख सकते हैं g डैश बाय g इज इक्वल टू, लेट्स से जब वो अर्थ पर थी तब g की वैल्यू कितनी है, लेट्स से उसको g बोल देते हैं, और यहाँ पर g वैल्यू कितनी मान लेते हैं? g डैश, ठीक है क्या तेजस? अब इट किस हाइट पर आ चुका है? h, ठीक है। तो क्या लिख सकते हैं हम लोग, बोलो। दिस इज r डैश और यहाँ आ जाएगा r का होल स्क्वायर। लिखे, आगे बढ़ाएं। यस सर। ओके, फिर नेक्स्ट स्टेप हो जाएगा, बोलो बोलो। डैश इज इक्वल टू आर। यहाँ पर ये क्या ये रेशियो बताओ ना कितना दिया हुआ है, ये रेशियो कितना दिया हुआ है? जी डैश बाय जी कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में? देखो 1/20 दिया है क्या, है ना। तो यहाँ से जी डैश बाय जी की जगह 1/20 डाल दो। अब जो
इसको हम लिख सकते हैं r और इसको क्या लिख सकते हैं r प्लस एच, इसका होल स्क्वायर। करेक्ट। हमें क्या निकालना है? h निकालना है। निकल जाएगा। क्या हो जाएगा बताओ? ये हो जाएगा, एक्सप्रेशन कैसा बनेगा? 1/√20 इज इक्वल टू r बाय r प्लस एच। नेक्स्ट एक्सप्रेशन बोलो क्या हो जाएगा? r प्लस एच इज इक्वल टू r√20। अब क्या करें यहाँ से? h इज इक्वल टू r ऑफ √20 माइनस 1, ऐसा कुछ। यस सर। आ गया? सब लोगों का आ गया क्या? एक बार जरा हैंड रेज करना क्लास। आई थिंक किस किस का हैंड रेज्ड है? हैंड डाउन करो अगर आ गया तो। चलो, अगर समझ में आ गया तो हैंड डाउन कर लो। यस एवरीवन। समझ में आ गया तो हैंड डाउन कर लो। कार्तिकेय डाउट है पूछो। हाँ कार्तिकेय बोल। अच्छा, हैंड रेज में कोई इशू है? कोई बात नहीं, नो इश्यूज, नो वरीज। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें। चलो, तो अगला क्वेश्चन है। इसमें हाँ, एक डाउट था बोलो बोलो। सर। जैसे वो फॉर्मूला आपने लिखवाया था GH इक्वल टू G इंटू, अगर उसमें हम लोग डायरेक्ट पुट करके देखें तो वो ना अप्रोक्सीमेशन है जो आपने यहाँ पे किया है ना। ये जो हाँ। आपने लिखा है ना, दिस इज नॉट द एग्जैक्ट वैल्यू, दिस इज द अप्रोक्सीमेशन ऑफ द एक्चुअल आंसर। इसको लिख लो अगर आप लोग चाहोगे तो बायनोमियल थ्योरम जो आपको दे रहा है वो एक अप्रोक्सीमेशन दे रहा है, सही आंसर नहीं दे रहा है। जबकि जो अभी हमने निकाला आंसर आ जाएगा कुछ ना कुछ, राइट? बट यस दैट आंसर सर, डिफरेंट आ रहा है। हाँ, तो दैट विल बी क्लोज टू द राइट आंसर बट नॉट द राइट आंसर। दोनों की न्यूमेरिकल वैल्यू निकाल के देखना, √20 माइनस 1 की और जो तुम्हारे पास वहां वैल्यू आ रही है, दोनों नजदीक आएंगे बट दिस इज द एक्यूरेट आंसर। कोई बात क्लियर? यस सर। तो जब तक संभव हो, है ना, जब तक पॉसिबल हो, यही वाला फॉर्मूला यूज करना है ना, जब तक पॉसिबल हो तब तक यूज नहीं करना है, जब तक आपको सिरे से पता ना हो कि h की वैल्यू बहुत बहुत छोटी है, मतलब तुम अर्थ के सरफेस के बहुत नजदीक हो। बात क्लियर हो रही है क्या? जैसा अपन ने ऑर्बिटल वेलोसिटी के केस में किया था। यस सर। ठीक है, चलो अगला सवाल लिखो। हमारे पास लिखता है कि ये है लेट्स से AIEEE 2009 का सवाल। ठीक है, क्वेश्चन में लिखा जा रहा है, IIT के भी सवाल आ रहे हैं, ठीक है, अब जल्द तो तैयार हो जाओ। देखो लिखता है द हाइट एट विच द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बिकम्स g/9 इन टर्म्स ऑफ r इज गिवन एज। वो हाइट बताओ जिस पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बिकम्स g/9 टाइम्स, है ना, where g is the acceleration due to gravity at the surface of the earth. G is acceleration due to gravity at earth's surface. Yes, try calculating, क्या हो जाएगा? इन टर्म्स ऑफ r आपको बताना है। 4 ऑप्शन है, एक है r by 2, एक है √2r, then you have r by √2 and then you have 2r. कौन जैसी बना लो तो सब लोग हैंड रेज करेंगे, ठीक है? जैसी सॉल्व हो जाए तो हैंड रेज करो। यस क्लास, आई एम वेटिंग। ओके, 2 लोगों के आंसर आ गए हैं। विराज का भी आ गया है। मुझे आंसर सेंड कर दो, ठीक है, बाय चैट सेंड कर दो। डन 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 डन। ओके, काफी लोगों के सी आ रहे हैं आंसर। कुशल लिखें क्या, आगे बढ़े, बनाएं? ओके, कुशल का बी आ रहा है ऑप्शन, राहुल का सी आ रहा है। ठीक है, चलो कुशल के साथ बनाते हैं सवाल। या शिवांजलि ने आज एक भी क्वेश्चन नहीं किया ना, शिवांजलि के साथ बनाते हैं। शिवांजलि ट्राई करो। देखो हमने क्या अभी डिपेंडेंस पढ़ा, GH by G,
है ना। कैसा आ रहा था देखो, r बाय आर प्लस एच का होल स्क्वायर, यही था शिवांजलि फॉर्मूला, राइट। तो आगे बताओ क्या करेंगे, जल्दी से ट्राई करो। हाँ बोलो शिवांजलि, अनम्यूट कर लो शिवांजलि और ट्राई करो, डरो मत घबराओ मत, ज्यादा से ज्यादा गलती आएगा ना, टेंशन क्या है। शिवांजलि प्लीज अनम्यूट करो, बात करो, सॉल्व द क्वेश्चन, तभी तो सीखोगी। सर हाँ शिवांजलि बोलो। नहीं समझ में आ रहा है। क्या नहीं समझ में आ रहा, पूछो। हाँ सर इससे पहले वाला क्वेश्चन जो आपने कराया वो भी समझ नहीं आया। वो नहीं समझ में आया तो आपने बताया क्यों नहीं। चलो सर मैंने सोचा आखिरी में बताऊंगी। अच्छा अच्छा चलो ठीक है। ये फॉर्मूला समझ में आया था कि नहीं जो हमने पढ़ा अभी अभी। हाँ वो थोड़ा थोड़ा समझ में आया था सर। नॉट दिस वन, ये वाला, दिस वन, ये वाले बात क्लियर हुई थी कि नहीं शिवांजलि। हेलो। हाँ सर हाँ clear हो गया। शिवांजलि क्लियर है, ठीक है। तो बस इसी को यूज करना है। देखो क्या लिखता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अपने कितने टाइम्स हो जा रही है, 1/9 टाइम्स हो जा रही है ओरिजिनल वैल्यू की, राइट। तो जी डैश की जगह क्या डालोगे यहाँ पर, बोलो g/9। तो सब्स्टिट्यूट करो, ये वाले सवाल को अच्छे से समझो, पिछला वाला अपने आप तुम ही बना लोगे, है ना। करें सब्स्टिट्यूट शिवांजलि। शिवांजलि Yes, sir. अनम्यूट कर लो, तुम रेगुलर बात करो, फिर जब सम हो जाएगा तब अनम्यूट म्यूट कर लेना अपने आप को, डोंट वरी। हाँ Yes, तो sir. कैसा हो गया, g/9 होल बाय 9 होल बाय जी लिखें, कैसा हो Yes, जाएगा, r/r प्लस एच का होल स्क्वायर। अब आगे बताओ नेक्स्ट स्टेप कैसे करोगी सॉल्व, ऊपर नीचे जी जी काट लें, ठीक है। yes, तो sir. एक्सप्रेशन क्या आ गया, बोलो बोलो बोलो। Sir, 9 is वन equal बाय to नाइन वन बाय नाइन इज इक्वल टू, r plus h whole square 2. ठीक है। A अब whole क्या square. करेंगे, हाँ हाँ अब क्या करेंगे बोलो, कैसे सॉल्व करें, तुमको h निकालना है, दोनों तरफ क्या ले लेंगे, रूट ले लो, रूट क्या हो जाएगा, 9 का रूट कितना होता है शिवांजलि, 81. 3। रूट रूट स्क्वायर नहीं, 9 का Yes, रूट sir. कैसा होगा, 3, ठीक है। स्क्वायर रूट ले लिया, फिर क्या हो जाएगा, r/r प्लस एच, दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लिया, ठीक है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो, बोलो एक्सप्रेशन क्या बनेगा, R h इज is इक्वल equal टू, इज इक्वल टू 3r, 3r. ठीक है। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, बोलो h इज इक्वल टू, क्या वैल्यू आएगी बताओ, 3r, 3r 3r माइनस आर की प्लस आर, minus r. माइनस आर, क्या वैल्यू आ जाएगी, h इज इक्वल टू, बोलो 3. शिवांजलि, 3 - 1 कितना होता है, 2. 2। हाँ तो कैसा हो गया, 2r, क्लियर है कि नहीं। Yes, sir. मुश्किल था क्या कि इजी है, Easy था. हाँ। तो फिर अब देखो डाउट है क्या, ध्यान से देखो सवाल को, नहीं sir. कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर, Sir, option B. ना option C. ऑप्शन सी, पक्का क्लियर है, आगे बढ़े। Yes, sir. ओके कुशल, क्लियर हुआ क्या सवाल, यस सर। ओके। महिवेश क्लियर हुआ क्या, मैसेज करो महिवेश अगर क्लियर हो गया तो, ओके राइट, ठीक है। अगला अगला कॉन्सेप्ट देखते हैं, ठीक है। सो जैसे हमने किसी हाइट पर देखा ना, वैसे ही डेप्थ पर भी वेरिएशन होता है जी का। तो अगला लिखना, वेरिएशन विथ डेप्थ, वेरिएशन विथ डेप्थ। तो अब देखो होना क्या है कि ना, अगर हमारे पास ये प्लैनेट है, ठीक है, और तुम किसी एक हाइट, किसी एक डेप्थ पे चले गए, प्लैनेट के अंदर गड्ढा खोदते गए और किसी एक डेप्थ पे आ गए, तो मैं इंटरनल पार्ट जहाँ पे तुम खड़े हो उसको ब्लैक से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, जितना तुमने गड्ढा खोद दिया है चारों तरफ से
उसको अपन रेड से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। सो लेट्स से तुम यहां आ गए हो, पहले तुम इसके टॉप पे थे, सो लेट्स से फर्स्ट यू वर हियर, ठीक है, यहाँ से तुम नीचे पहुंच गए हो। तो एट द सरफेस, लेट्स से एट द सरफेस एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वाज g, और जब तुम यहाँ आ गए हो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द डेप्थ d इज लेट्स से gd, ठीक है। तो अब तुम्हें क्या बताना है, अगले वाले पार्ट में तुम्हें बताना है कि gd की वैल्यू g के साथ कैसे चेंज हो रही है, मतलब कितने टाइम्स ऑफ g हो जाएगा अगर तुम d डेप्थ नीचे चलेगा तो, ठीक है। लेट्स से दिस वैल्यू इज d, मतलब तुम d हाइट से नीचे चले गए, ठीक है। रेडियस कितना है, r है अब भी, ठीक है। चलो क्या करोगे, अब हम जानते हैं एक कॉन्सेप्ट मैं लिखवा रहा हूं, लिखो। जब भी तुम किसी एक सॉलिड स्फीयर मतलब जिसके अंदर कुछ भरा हुआ है ना, तो लेट्स से जब भी तुम किसी सॉलिड स्फीयर के अंदर जाते हो तो जो पार्ट तुम्हारे बाहर की तरफ है वो तुम पर ग्रेविटी लगाना बंद कर देता है। मैं रिपीट कर रहा हूं, जब भी तुम किसी सॉलिड स्फीयर के अंदर जा रहे हो वो सारा पार्ट जो बाहर की तरफ है वो ग्रेविटी लगाना बंद कर देता है। तो यहाँ पे एज अ नोट लिखना एवरीवन, नोट लिखो, विद इन अ सॉलिड स्फीयर व्हेन, या लिखो व्हेन वन goes within a solid sphere, the part on the outside no longer contributes to gravitational pull। कहने का मतलब जितना पार्ट हमने रेड से मार्क किया है ना, ये सारा का सारा पार्ट ग्रेविटी को कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा है, ठीक है। दिस एंटायर पार्ट के वजह से जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो इनफेक्टिव हो गया है ना। सो दिस पार्ट g नॉट कंट्रीब्यूटेड। सिर्फ जो कंट्रीब्यूशन आएगा वो कहाँ से आएगा, फ्रॉम द पार्ट विद इन, सिर्फ इतना पार्ट, ये वाला पार्ट से g कंट्रीब्यूट कर रहा है, ठीक है। सो चाहो तो इसमें हम एक क्रॉस मार्क कर देते हैं, ठीक है। दिस पार्ट इज नॉट कंट्रीब्यूटिंग, सिर्फ अंदर वाला पार्ट कंट्रीब्यूट करता है, ये एक ऑब्जर्वेशन है ना। सो दिस पार्ट ओनली कंट्रीब्यूट्स, ठीक है। while outer part does not contribute। ठीक, तो अब कैसे निकालेंगे ऐसे सवाल को, तो हम लोग क्या करते हैं, लेट्स से मान लेते हैं टोटल प्लैनेट का जो मास है दैट इज m, राइट, और उसकी टोटल वॉल्यूम इज कैपिटल V, ठीक है। ये किसके इक्वल होगा, मास बाय वॉल्यूम इज डेंसिटी। तो एक बात गौर करना, जितनी अंदर डेंसिटी उतनी ही बाहर वाले पार्ट की डेंसिटी, क्योंकि डेंसिटी में कोई फर्क नहीं है। हम मान के चल रहे हैं कि प्लैनेट कैसा है, यूनिफॉर्म डेंसिटी का। तो इसमें एक अजम्पशन है, सो अज्यूम अर्थ हैज यूनिफॉर्म डेंसिटी, या अर्थ या जिस भी प्लैनेट की हम बात कर रहे हैं हैज यूनिफॉर्म डेंसिटी। कौन सी डेंसिटी, मास डेंसिटी। हमने अलग अलग डेंसिटी पढ़ी है, लीनियर डेंसिटी, एरियल डेंसिटी, वॉल्यूम डेंसिटी एक्सेट्रा ना। अर्थ हैज यूनिफॉर्म मास डेंसिटी, ठीक है। सो यू विल हैव, सपोज अंदर वाला जो पार्ट है ना, उसके लिए हम मास ले लेते हैं स्मॉल m, ठीक है, कूल। और ये जो रेडियस है ना, ये टोटल के लिए है,
ठीक है, दिस इज द टोटल का रेडियस है, और अंदर वाले के लिए रेडियस ले लेते हैं स्मॉल आर, राइट। तो हम क्या लिख सकते हैं अब, लेट्स से उसके लिए वॉल्यूम स्मॉल वी है, तो ये कैसा हो जाएगा m बाय स्मॉल v, राइट। मतलब अंदर वाले का मास अपॉन उसका वॉल्यूम इज इक्वल टू बाहर वाले का मास अपॉन उसका वॉल्यूम, दोनों सेम है, करेक्ट। अब क्या लिख सकते हो यहाँ से, नेक्स्ट स्टेप विल बी टोटल मास बाय वॉल्यूम। कैसी होती है किसी भी क्यूब के लिए, 4/3 पाई आर क्यूब, तो 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब इज इक्वल टू ब्लैक वाले का मास होल बाय उसका वॉल्यूम विच इज 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब, ठीक। तो क्या हो जाएगा एक्सप्रेशन, यहाँ पर आ जाएगा स्मॉल m है ना इज इक्वल टू कैपिटल M बाय आर क्यूब बाय इनटू स्मॉल आर क्यूब, राइट। इतना लिख लिया सबने। तो अब लेट्स से जो ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, ये ऑब्जेक्ट मान लेते हैं, है ना, ये ऑब्जेक्ट है, इस पर ब्लैक वाला पार्ट कितना फोर्स लगा रहा होगा, तो लिखना फोर्स ऑन द ऑब्जेक्ट बाय द इनर पार्ट, बाय इनर। तो जब मैं यहाँ आउटसाइड लिख रहा हूँ तो यहाँ पे आई राइट ब्राउन, आपका जो भी कलर आपने डिनोट किया होगा उसके हिसाब से बता देना। द इनर हमारे वाले स्फीयर डायग्राम के हिसाब से ब्लैक पार्ट, सो फोर्स बाय द फोर्स ऑन द ऑब्जेक्ट बाय द इनर ब्लैक पार्ट कितना हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू माइनस, बोलो क्या आएगा, सॉरी GMM, उसका सपोज उस ऑब्जेक्ट का खुद का मास जो है, लेट्स से दैट इज m0, ठीक है, उस ऑब्जेक्ट का खुद का मास। सो m0 इज द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ये कैसा हो जाएगा, स्मॉल m इंटू m0 होल बाय स्मॉल r का स्क्वायर। क्या ये सबको क्लियर हो रहा है? हम लोग अर्थ के अंदर चले गए, है ना। अब सिर्फ अंदर वाला जो पार्ट है, यानी कि जो ब्लैक पार्ट है, वो ही फोर्स लगा रहा है, ठीक है। तो ये कैसा हो जाएगा, F इज इक्वल टू GM, है ना, नॉट, राइट, होल बाय यहाँ आर स्क्वायर है और ऊपर m है, तो इस m की जगह हम ये वाली वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, देखो इस तरह से, ठीक। क्या हो जाएगी वैल्यू, बोलो, m, यहाँ पे आर स्क्वायर को जस्ट का तस लिखते हैं, स्मॉल m की जगह वी आर सब्स्टिट्यूटिंग, है ना। देखो क्या हो जाएगा, सो यूल हैव कैपिटल M बाय आर क्यूब इनटू स्मॉल आर क्यूब, कैंसिल आउट करो आर स्क्वायर और क्यूब को, कैसा आ जाएगा, GM इंटू m0 होल बाय आर क्यूब टाइम्स ऑफ r। क्या हमें ये बात क्लियर हो रही है? कैसा लग रहा है फोर्स प्रोपोर्शनल टू स्मॉल r, है ना। अब इसको एक नए दृष्टिकोण से समझेंगे, राइट। पहले इतना लिख लो एवरीवन, जैसे ये वाला पार्ट लिखना हो जाए हैंड रेज करना, मैं अभी सबके हैंड्स डाउन लोअर कर रहा हूं। शिवांजलि क्लियर हुआ क्या? यस सर। ठीक है। सभी लोग लिखेंगे। मैं एक बार इस पार्ट को दोबारा एक्सप्लेन कर रहा हूं। देखो हमने क्या कहा कि कभी भी अगर आप अर्थ के या किसी भी सॉलिड स्फीयर के अंदर जाते हो, देखो यही वाला फंडा कब लगेगा, जब आप एक सॉलिड स्फीयर की बात करोगे। सेम केस तब लगेगा व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट अ सॉलिड स्फीयर। सो व्हेनेवर यू आर गोइंग विद इन अ सॉलिड स्फीयर, है ना, जब भी आप किसी सॉलिड स्फीयर के अंदर जा रहे हो तो बाहर वाला पार्ट ग्रेविटी लगाना बंद कर देता है। अब जब बाहर वाला पार्ट ग्रेविटी नहीं लगा रहा है तो कौन लगा रहा है, अंदर वाला पार्ट ग्रेविटी लगा रहा है। सो नाउ दिस ब्लैक पार्ट इज अप्लाइंग ग्रेविटी। तो ब्लैक पार्ट का जो हमने मास लिया दैट इज स्मॉल m, राइट। अंदर वाले का मास स्मॉल m है, जो टोटल प्लैनेट का मास है दैट इज कैपिटल M,
और टोटल प्लैनेट का जो रेडियस है दैट इज कैपिटल आर। और अंदर वाला जो प्लैनेट है वो अपने आप में एक अलग प्लैनेट है ऐसा समझो, जिसका रेडियस कैसा है, स्मॉल आर। तो हमने पहले, क्योंकि डेंसिटी सेम है इसीलिए कैपिटल एम और स्मॉल आर के बीच में रिलेशन निकाल दिया, राइट, कि m इज प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब, इसीलिए स्मॉल m इज m बाय कैपिटल आर क्यूब इनटू स्मॉल आर क्यूब। अब यहां से देखना, इस आर स्क्वायर को जस का तस रहने दिए, जो अंदर वाला पार्टिकल का, जो ऑब्जेक्ट का मास था, जो इनर स्फीयर का मास था, उसकी जगह हमने कैपिटल बाहर वाले स्फीयर के मास के टर्म्स में एक्सप्रेशन को लिखा। तो हमारे पास फोर्स जो है, गौर करना, इस आर के प्रोपोर्शनल आ रहा है ना, इस आर के प्रोपोर्शनल आ रहा है। तो अब अगर मैं एफ और आर के बीच में, एफ और आर के बीच में ग्राफ प्लॉट करना चाहूंगा तो कैसा आएगा, स्ट्रेट लाइन आना चाहिए या पैराबोला आना चाहिए, हाइपरबोला आना चाहिए, कैसा डिपेंडेंस है तेजस? कैपिटल एफ और स्मॉल आर के बीच में डिपेंडेंस कैसा है, लीनियर या पैराबोलिक? लीनियर। लीनियर। तो लीनियर अगर इक्वेशन कैसी होती है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी होती है कि नहीं, हाँ या ना? तो यहाँ पर हमारे पास x कौन सा है, r, m की वैल्यू कैसी है, दिस, और f कैसा हो गया ये, c कैसा हो जाएगा बोलो, 0। रिलेट कर पा रहे हो? इसको नेक्स्ट पेज पे अच्छे से लिखते हैं, पहले ये इतना लिख लो एवरीवन, ठीक। चलो मैं नेक्स्ट पेज पे कुछ लिख रहा हूं। हमने क्या देखा अभी अभी, f इज इक्वल टू g m नॉट बाय आर क्यूब टाइम्स ऑफ डिस्टेंस r। तो अगर मैं f और r के बीच में ग्राफ प्लॉट करना चाहूं तो वो कैसा आ जाना चाहिए, स्ट्रेट लाइन। ये हम देख पा रहे हैं कि नहीं? ये जवाब आपकी ओर से आना चाहिए कि सर अच्छा f और r के बीच में एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ आ रहा है। मैं कहूँ हाँ भैया बिल्कुल आ रहा है, ठीक है। सो यू विल हैव अ स्ट्रेट लाइन प्लॉट कुछ इस तरह से। और अगर तुम अर्थ के बाहर रहते तो लेट्स से, उस केस में अभी क्या हो रहा था हमने देखा था, तब g कैसे प्रोपोर्शनल था राहुल, r के कैसे प्रोपोर्शनल था जब तुम बाहर थे? तो इनवर्सली या डायरेक्टली, इनवर्सली या डायरेक्टली राहुल, देख के बताओ। कार्तिकेय, कार्तिकेय कैसा प्रोपोर्शन था, इनवर्सली डायरेक्टली? इनवर्सली, करेक्ट। तो यहां से प्रोपोर्शन कैसा आ जाएगा, देखो ऐसा, मतलब जो ग्रेविटेशनल पुल है इनसाइड द अर्थ, इनसाइड द अर्थ आर की वैल्यू, मतलब जब रेडियस की वैल्यू, आर की वैल्यू रेडियस से छोटी है, ऐसे टाइम पर आर की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और जब आप बाहर चले जाते हो तो एफ की वैल्यू हम कैसे लिखते हैं, एफ इज इक्वल टू जी एम एम बाय स्मॉल आर स्क्वायर लिखते हैं कि नहीं? सो बाहर आर की वैल्यू के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, उसके स्क्वायर के। और ग्रेविटेशनल फोर्स अंदर यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर के लिए कैसा आ रहा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ये अपने पास लिख लेना सभी लोग, दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर, ठीक है। दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर, ठीक छे, ओके कूल। इसके ऊपर एक सवाल भी बनता है कि सपोज, अच्छा ये ग्राफ लीनियर है, अब सबको समझ में आया, y इज इक्वल टू एम एक्स है ना, जहां पे स्लोप ऑफ द लाइन क्या देगा आपको, जी एम एम नॉट बाय आर क्यूब, और इसी को हम क्या बोलते हैं, tan थीटा। यानी कि यहाँ पर अगर ये लाइन थीटा एंगल बना है तो इस लाइन का स्लोप आ जाएगा जी एम एम बाय आर क्यूब। इसके ऊपर क्वेश्चंस बन सकते हैं, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन क्या बनता है कई बार कि अगर आपके पास एक प्लैनेट है, लेट्स से अर्थ, ये काफी फेमस सवाल है, ठीक है, और उसमें आपने एक गड्ढा खोद दिया, ठीक है, एक एंड से दूसरे एंड पे। तो क्या हम अगर लेट्स से यहाँ से गड्ढा खोदना शुरू करते हैं और हमारे लेट्स से डायमेट्रिकली ऑपोजिट एंड पे अमेरिका है, तो क्या हम गड्ढा खोदते जाएं खोदते जाएं खोदते जाएं तो क्या दूसरे एंड पे हम अमेरिका पे निकलेंगे क्या, ये एक सवाल है ना, या किसी दूसरे एंड पे निकलेंगे क्या यहाँ से जब बाहर आएंगे? तो आप मान लो कि जब आप यहाँ अंदर से जाते हो, जो एक्स्ट्रा हीट है या बहुत सारा पानी है, लेट्स से वो आपकी राह की रुकावट नहीं बनता है ना, आपने एक टनल बना दी, जो जैसे ही आप यहाँ से बाहर निकलोगे
तो क्या कौन सी नई दुनिया आती है? काफी रोमांचक सवाल है, ठीक है, फिजिसिस्ट के बीच में। लेकिन उस सवाल पे हम नहीं आ रहे हैं। हम कह रहे हैं कि जब पार्टिकल यहाँ अंदर पहुंचा है तब इसके ऊपर नीचे की तरफ एक फोर्स लग रहा है। अगर r इज द डिस्टेंस, कुछ इस तरह से, r इज द डिस्टेंस कुछ इस तरह से, लेट्स से x इज द डिस्टेंस, तो एक फोर्स, और ये x डिस्टेंस यहां से बढ़ रहा है ऐसा, तो एक फोर्स नीचे की तरफ काम करता है F, जो कि हमारे पास इसके इक्वल आ रहा है। देखो फोर्स कैसा आ रहा है, F इज इक्वल टू gm m0 बाय r क्यूब टाइम्स ऑफ x। मैंने माइनस की साइन क्यों लिख दिया आपकी बार? क्योंकि अगर x यहाँ पर 0 है लेट्स से, ठीक है, तो ऊपर की तरफ बढ़ रहा है और यहाँ हो जाता है x इज इक्वल टू r, और वैसे ही नीचे की तरफ भी बढ़ता है और कैसा हो जाता है, x इज इक्वल टू माइनस r। ये किस तरह का मोशन लग रहा है, किस तरह का फोर्स यहाँ काम कर रहा है, और मैं इसको किस तरह का मोशन कह सकता हूँ? कुशल, आयुष, किस तरह का मोशन लग रहा है ये, और कैसा यहाँ पर ये मोशन करेगा? अगर लेट्स से मैंने किसी ऑब्जेक्ट को उस टनल के अंदर फेंक दिया तो उस पर जो फोर्स एक्ट कर रहा है वो डिस्प्लेसमेंट की कैसे प्रोपोर्शनल है, जरा बताओ आयुष। तो f इज इक्वल टू मतलब किस तरह का, इस तरह का कुछ हमने पढ़ा है क्या? अगर f इज इक्वल टू माइनस kx होता है तो किस तरह का मोशन करता है ऑब्जेक्ट? सिंपल हार्मोनिक। तो रीजनिंग क्या है, अगर मैंने एक बॉल लिया और अर्थ के डायमेट्रिकली, देखना ये डायमीटर है, ठीक है, अगर मैंने डायमेट्रिकली एक टनल डिग किया और वहां पर वो बॉल डाल दी, तो वो बॉल कुछ इस तरह से अबाउट द सेंटर क्या करने लगेगी, सिंपल हार्मोनिक मोशन। क्या करने लगेगी, सिंपल हार्मोनिक मोशन। कैसे निकाला हमने? हमने कहा कि अगर वो यहाँ पर है, ठीक है, और अब सेंटर से जो डिस्टेंस है वो x है, तो इस पर नीचे लगने वाला जो फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स, वो x पे कैसे डिपेंड करता है? उसका वैल्यू आ रहा है सम कांस्टेंट इनटू दिस डिस्टेंस x, क्योंकि वो नीचे गिरते जा रहा है तो ये x कम होते जाएगा होते जाएगा होते जाएगा, और यहाँ पर आकर फोर्स कैसा हो जाएगा, 0। फिर जब ये यहाँ आने लगेगा तो फोर्स कहाँ लगने लगेगा, पीछे की तरफ। फिर ये जैसे ही यहाँ तक पहुंचेगा तो पीछे की तरफ का फोर्स हो चुका होगा मैक्सिमम, और फिर ये बढ़ता जाएगा। मैक्सिमम क्यों? क्योंकि x की वैल्यू सबसे ज्यादा हो जाएगी एंड्स पर, ठीक है, तो सबसे ज्यादा फोर्स के साथ वो ऑब्जेक्ट को अर्थ नीचे की तरफ अपने सेंटर की ओर खींचेगी, और वैसे वैसे वापस कहाँ जाएगा, सेंटर पे। शिवांशी, शायद ये तुमको उतना अच्छे से क्लियर ना हो क्योंकि तुमने सिंपल हार्मोनिक मोशन हमारे साथ अटेंड नहीं किया है। Once you do that, you will understand what I am talking about. ठीक है? So object will keep oscillating from one end of the earth to another end with earth का center as its mean position. With earth का center as its mean position. कैसे पहचाना हमने कि यहाँ पर फोर्स जो है वो माइनस ऑफ डिस्प्लेसमेंट के प्रोपोर्शनल आ रहा है, राइट? तो हम क्या कह सकते हैं, दिस इज द इक्वेशन ऑफ SHM, दिस इज द इक्वेशन ऑफ SHM, एंड देयरफॉर वी विल हैव, क्या आ जाएगा, टाइम पीरियड। क्या टाइम पीरियड के साथ ऑसिलेट करेगा, 2 पाई अंडर रूट ऑफ उस ऑब्जेक्ट का मास जो कि हमने m0 लिया था, होल बाय k वैल्यू, करेक्ट? तो इसके k इफेक्टिव वैल्यू कितनी आ रही है, k इफेक्टिव वैल्यू आ रही है, दिस वैल्यू इज कमिंग एज gm0 होल बाय r क्यूब। इसको यहाँ पे आप सब्स्टिट्यूट कर सकते हो इस जगह पे और कैलकुलेट कर सकते हो कि टाइम पीरियड कितना आता है। इट शुड कम एज सेम जैसे सैटेलाइट का टाइम पीरियड आ रहा था, देखो यहाँ पे t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ m0, है ना, बाय g इफेक्टिव कैसा आ जाता है, gm m0 होल बाय r क्यूब, यानी कि यहाँ पे इस तरह से। अच्छा, gm को क्या लिख सकते हैं स्मॉल g के टर्म्स में, अभी अभी हमने देखा था स्मॉल g r स्क्वायर, ये भी सब्स्टिट्यूट करना है यहाँ पे, देखो क्या हो जाता है। पहले तो उस ऑब्जेक्ट का मास कैंसिल आउट हो जाएगा, m0 टॉप और डिनोमिनेटर पे ही आ जाता है r क्यूब बाय gm विद 2m हियर। ये क्या आ रहा है, ये आ रहा है टाइम पीरियड। मतलब इस टाइम पीरियड के साथ वो बॉल जो आपने टनल डिग करके डाली है वो क्या करती रहेगी, SHM, क्या करती रहेगी, SHM। तो क्वेश्चंस कैसे आते हैं, लेट्स से आपसे पूछ लेगा उस SHM का टाइम पीरियड कितना है, उसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी कितनी है, उसकी मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी है। मैक्सिमम वेलोसिटी क्या होती है तेजस, ए ओमेगा या कुछ और, ए ओमेगा? ओमेगा।
तो अगर आपके इसके लिए ए कितना होगा बताना, एम्पलीट्यूड कितना होगा, इक्वल टू रेडियस ऑफ द अर्थ। एक्सीलेंट। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, आर टाइम्स ऑफ ओमेगा, और ओमेगा की क्या वैल्यू होगी, 2 पाई बाय टी। तो अगर हमारे पास एक बार टाइम पीरियड निकल गया है ना, तो सारी वैल्यू एक एक करके आती चली जाएगी। एक बार टाइम पीरियड आ गया तो आप वी मैक्स निकाल सकते हो उस बॉल के लिए, और भी बहुत सारी। ये जो भी है ना, याद रखना ये हाइपोथेटिकल है, मतलब दिस इज द हाइपोथेटिकल केस, ऐसा एक्चुअली नहीं हो रहा है, हम ऐसा अज्यूम करके चल रहे हैं, ठीक है। तो इसमें आपसे क्या क्या पूछा जा सकता है, आई राइट इट हियर। ये एसएचएम का केस बन रहा है, आपसे पूछा जा सकता है व्हाट इज द टाइम पीरियड, व्हाट इज द एंगुलर वेलोसिटी, what is the v max एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है। तो अगर सपोज v max पूछा जाता है तो हम ये जानते हैं ए ओमेगा की इक्वल होती है, विच इज हमारे वाले केस में a की जगह r, ओमेगा की जगह 2 पाई बाय t, विच इज 2 पाई r बाय टाइम पीरियड t, एंड वी विल कंटिन्यू यहाँ से, राइट। अब इसको और भी कैसे लिख सकते हैं, टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2 पाई r क्यूब की जगह क्या आ जाएगा, सॉरी gm की जगह क्या आ जाएगा, स्मॉल जी आर स्क्वायर। तो ये कैसा हो जाएगा, t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ r बाय g, ठीक। सो दिस इज अबाउट इट। यहाँ पर हम आज की क्लास को एंड करते हैं, इसको अपने पास नोट डाउन कर लो, विल गो अहेड विद द प्रोसेस अगली क्लास में, ठीक। कूल। क्लास एक 1 मिनट के अंदर क्विक रिविजन करते हैं, हमने आज क्या देखा, ठीक है। हाँ हाँ, जिनको देर हो रही है वो लोग फटाफट से निकल जाओ। यस क्लास, जिसको कोई नेक्स्ट ट्यूशन वगैरह है तो वो जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक्स ऑल। तो हमने क्या देखा आज की क्लास में, हमने ये देखा कि अगर आपके पास ग्रेविटेशनल फोर्स में अगर फोर्स की वैल्यू आर के एन के पावर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो हमने जो फंडा लास्ट टाइम यूज किया था वही यूज करके हमने टाइम पीरियड का डिपेंडेंस आर पर निकाला है, और दैट कम्स आउट टू बी आर का पावर 1 + n/2। फिर हमने देखा कि उसी तरह से अगर आपके पास एक सैटेलाइट को लॉन्च करना है ना, वो m मास की है, 2r एल्टीट्यूड पर है, तो व्हाट विल बी द टोटल एनर्जी जिससे आपको उसको लॉन्च करना पड़ेगा, दिस कम्स आउट एज -gmm/6r, राइट। और लेट्स से अगर एल्टीट्यूड 2r होता, सपोज टोटल डिस्टेंस 2r होता rather than एल्टीट्यूड लेट्स से r होता, तब वो टोटल एनर्जी कितनी आती, वी कैलकुलेटेड इट, आई थिंक यहाँ पर 4 आएगा, 1/4 minus 1/2 will give you -1/4, ठीक है। फिर हमने क्या देखा, उसी तरह से हमने देखा, लेट्स से ये जेई का एक क्वेश्चन देखा कि हमने इस तरह के क्वेश्चंस पिछली क्लासेस में सॉल्व किए हैं, उसी का कंटिन्यूशन है। सेंटर ऑफ मास के अबाउट 2 पार्टिकल्स घूम रहे हैं, तो ग्रेविटेशन फोर्स को सेंट्रीपिटल फोर्स से इक्वेट किया, गॉट द आंसर। फिर हमने एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वेरिएशन देखा, है ना, विथ हाइट, है ना, हाइट के साथ हमने ग्रेविटी इस तरह से एक्सप्रेशन देखा विच इज दिस, और फिर हमने डेप्थ के साथ वेरिएशन देखा, और स्मॉल हाइट पर वेरिएशन देखा, इसको हम अंदर ले आते हैं बाय बाइनोमियल थ्योरम, एंड दिस गिव्स यू द आंसर। फिर हमने कुछ क्वेश्चंस देखे उस पर, राइट, कुछ पिछले सालों के क्वेश्चन देखे। फिर देखा कि सॉलिड स्फीयर में कैसे फोर्स डिपेंड करता है जब आप अर्थ के इनसाइड जाते हैं, इसी का एक अंडरस्टैंडिंग देखा कि सॉलिड स्फीयर के लिए भी और अर्थ के लिए भी, दोनों के लिए जो ग्रेविटेशन फोर्स है वो इनसाइड द अर्थ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और आउटसाइड द अर्थ आर के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अब इसी एक्सप्रेशन को जो इनवर्स अंदर क्या, यानी कि अर्थ के अंदर जो रिलेशन आ रहा था बिटवीन फोर्स एंड आर, अगर हम उस रिलेशन को देखते हैं और उसको कंपेयर करते हैं एक एसएचएम की इक्वेशन से, तो हमको समझ में आता है कि अगर किसी ऑब्जेक्ट को तुमने अर्थ के अंदर डाला हुआ है और वो ऑसिलेट कर रहा है ना, तो हम ये कह सकते हैं कि दैट ऑसिलेशन विल बी इन द फॉर्म ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। कैसे समझ में आया, क्योंकि जो फोर्स लग रहा है उस पर एट अ डिस्टेंस x, यहाँ देखो अर्थ के सेंटर से x डिस्टेंस पर जो फोर्स लग रहा है वो x पर इस तरह से डिपेंड कर रहा है, जो कि एक्चुअली सिंपल हार्मोनिक इक्वेशन या मोशन की इक्वेशन है। और हम उसका अगर k वैल्यू फाइंड आउट कर ले तो टाइम पीरियड फाइंड आउट करना आसान है, गिवन बाय t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ m0/k। कूल। तो यानी कि वो बॉल क्या करती रहेगी, सिंपल हार्मोनिक मोशन विथ दिस वैल्यू एज इट्स टाइम पीरियड, वेयर r इज द रेडियस ऑफ द प्लैनेट। अगर आप चाहो तो घर पर कैलकुलेशन करके देख सकते हो, आई थिंक 84.6 मिनट्स ऐसा कुछ आना चाहिए, r की वैल्यू को 6400
किलोमीटर, किलोमीटर मतलब तुमको पहले मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा एंड देन द कैलकुलेशन अहेड, और जी को 10 डालकर सब्स्टिट्यूट करना। सो योर आंसर शुड बी अराउंड 84.6 समथिंग, है ना, मिनट्स में आंसर आएगा। तो पहले उसको सेकंड्स में आएगा, फिर मिनट्स में कन्वर्ट करना, राइट, कूल। सो दिस इज अबाउट इट क्लास, थैंक यू वेरी मच। अब जिसको जिसको जो जो डाउट्स हैं वो पूछ सकते हैं। यस, गो अहेड। सर मुझे वेरिएशन इन एक्सेलरेशन हाँ, वेरिएशन इन एक्सेलरेशन में वाला कॉन्सेप्ट वापस ये वाला, नहीं सर, डेप्थ नहीं, एक्सेलरेशन। अरे दोनों ही तो वेरिएशन ऑफ एक्सेलरेशन है। ड्यू टू ग्रेविटी, यस सर, ये ड्यू टू डेप्थ, अच्छा ठीक है, ग्रेविटी ड्यू टू द हाइट, ऐसा कह रही हो, हाइट के साथ कैसे वेरिएशन हो रहा है या क्या पूछ रहे हो? यस सर, ये पूरा पेज वापस समझना है। अच्छा, क्या क्या नहीं समझ में आया बताओ। पहले हमने क्या किया, अर्थ का ग्रेविटेशन निकाल लिया एट दी सरफेस, कितना आ गया जी नॉट, और उसको हमने यहाँ से gm/r² कर दिया। ये तो हम पहले कर चुके हैं, राइट? ये क्लियर हुआ कि नहीं तेजस? यस सर। ठीक है, जस्ट 1 मिनट, ओके। फिर उसके बाद h हाइट पर अगर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, लेट्स से उसको हम gh से डिनोट करते हैं, तो अब तुम्हारा ऊपर जाके वेट कुछ कम हो जाएगा, करेक्ट? लेट्स से वो mgh हो जाता है, ठीक है? तो अब क्योंकि तुम अर्थ के सेंटर से कितनी दूरी पर हो, h प्लस आर, तो यहाँ पर तुमने उसकी जगह h प्लस आर लिख दिया, बस इतना ही तो किया, और दोनों वैल्यूज को डिवाइड कर दिया, सो यू गॉट दिस एक्सप्रेशन। इसमें इशू क्या आ रहा है, क्लियर है कि नहीं? नो सर। अभी भी सर आप क्या बोले कि हाइट पे जाने के बाद क्या होगा, हमारा मास नहीं, ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू चेंज हो जाएगी, मीन स्मॉल जी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अरे इसमें इतना सोच के रही हो, ये तो हम काम कर चुके हैं, देखो इसमें कंफ्यूज होना ही नहीं है। देखो यहाँ पर मुझे लगा तुम लोग रिवीजन करके नहीं आई हो ना तेजस, पिछली क्लास का, सच सच बताना। सर पिछली क्लास तो कल तो पूरी रिवीजन क्लास ही थी। हाँ, लेकिन उसके जो भी कल के और पिछले क्लास में जो भी हुआ है वो नहीं पढ़ के आई हो ना? नो सर, मैंने किया है, रिवीजन किया कल है? का नहीं हुआ है बट कल किया का है नहीं हुआ मैंने। है, अच्छा चलो ठीक है। यहाँ देखो तेजस, अब हम लोग, मैं क्या कह रहा हूँ, हम क्या जानते हैं कि फोर्स कैसा होता है, किसके प्रोपोर्शनल होता है? फोर्स इज इक्वल टू GMM बाय r² के प्रोपोर्शनल होता है, इक्वल टू होता है कि नहीं? तो Yes. अब यही फोर्स को हम क्या लिख ले रहे हैं, mg, हाँ या ना? क्योंकि जिस फोर्स से ग्रेविटी तुम्हें खींच रही है उसी को तो वेट कहते हैं। तो यहाँ से क्या आ गया कि g इज इक्वल टू GM/r², यानी कि g की वैल्यू r² के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। क्या ये बात क्लियर हो रही है तेजस? Yes, sir. हाँ, तो बस यहाँ पर जब तुम अर्थ के सरफेस पर हो तब ये वैल्यू g है, जब तुम एक हाइट पर आ गई लेट्स से उस वैल्यू को तुम g' कह देते हो। तो अब इतना ही तो हुआ कि अगर ये वैल्यू r² के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो हम क्या लिख सकते हैं कि g' इज इक्वल टू r' का होल का स्क्वायर। जो g' है ये नीचे और ये वाला इसके लिए r ऊपर, g' के लिए r' नीचे और r के लिए r ऊपर, क्योंकि कैसा रिलेशन है, इनवर्सली। तो यहाँ से आप क्या लिख सकते हो, g' इज इक्वल टू r प्लस h का होल स्क्वायर। क्यों? क्योंकि इनिशियली जो r की वैल्यू थी दैट वाज इक्वल टू r, और अब r की वैल्यू कैसी हो चुकी है, r इज इक्वल टू रेडियस प्लस हाइट। इसमें डाउट कहाँ आ रहा है, क्लियर तो है? देखो यहाँ पे, Yes, sir. हाँ ये तो तुम ही बताती हो, ऐसे सवाल तो तुम ही सॉल्व कर लेती हो फटाफट, मैंने देखा है क्लास में तेजस। नहीं सर, प्रोपोर्शनैलिटी वाले क्वेश्चन तो तुमसे बनते हैं, सही कह रहा हूँ? यस सर, अब क्लियर है, वो डाउट कुछ और था बट ठीक है, क्लियर है क्या डाउट था, बोलो बोलो। सर, अब क्लियर हो गया है। ओके ठीक है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वेरिएशन, ग्रेविटी का वेरिएशन, ग्रेविटी वेरिएशन विथ हाइट, है ना? ओके शिवांजलि आप पूछो एनीथिंग। तेजस एनीथिंग एल्स जो ना समझ में आया हो, पूछना चाहते हो? यस बच्चा, क्लियर है, ठीक है। हाँ शिवांजलि, यस बच्चा, जो नहीं आया कुछ पूछना हो। नहीं नहीं सर, क्लियर है, ये वाला मुझे भी समझना था। अब हो गया क्लियर?
यस सर, पक्का? यस सर। अच्छा देख लो पूरी क्लास में आपने एसएचएम पढ़ा है क्या स्कूल में? अभी तक नहीं हुआ है ना तुम्हारे स्कूल में? तुम बता रही थी वर्क पर एनर्जी हो रहा है, राइट? यस सर। तो फिर एसएचएम का तुम्हें आइडिया नहीं होगा, तो ऐसे क्वेश्चंस या जो चीजें तुम्हें एकदम क्लियर नहीं होती ना, तो अभी उसकी बस ऊपरी अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर लो, फिर जब तुम मेरे लेक्चर्स आगे देखती जाओगी तो वो चीजें क्लियर हो जाएगी, ठीक है? यस राइट, सर। डोंट वरी, हो जाएगा सब, बस तुमको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी घर पे, राइट? शुरुआत किया कि नहीं तुमने मेहनत करना? सर मैंने वो YouTube चैनल से वीडियोस देखना स्टार्ट कर दिया है। ओके ओके, ठीक है। तो हमने ये आज पढ़ा। कुशल, जो पूछना हो पूछो, एनीथिंग जो आज नहीं आया या नो सर, क्लियर है। सब क्लियर है? चलो ठीक है। तुम्हारी क्लास थी ना, आई पुट इट, डोंट वरी। कुशल कल वाली थी ना, वो रिवीजन क्लास ही थी, सो आई पुट इट, डोंट वरी। हाँ ठीक है, राइट, ओके देन, कूल। हाँ सर एक रिक्वेस्ट। बोलो बोलो, 1 मिनट। ओके, सो कॉन्वर्जेशंस विद स्टूडेंट्स कंप्लीटेड। हमारी आज की क्लास को यहाँ देते हैं समापन, है ना? हम अगली क्लास में कंटिन्यू करेंगे विथ वेरिएशन ऑफ जी, with angular velocity and some other concepts and so on. Thank you all of you for being a part of the session. Take care. Bye bye. You were listening to Khushwant Patmani and this is your physics coach. Bye bye.